विद नेक्स्ट चैप्टर हम चालू कर रहे हैं जहां पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एविडेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एविडेंस। कम टू पेज 260, वहां पे हम चालू कर रहे हैं पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक, सो नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस से भाई अपना ऑडिटर कौन था भाई, राजू। कौन था भाई अपना ऑडिटर, राजू। राजू का क्लाइंट कौन था, श्याम। श्याम बोला कि मेरे को अनुराधा के पास से 40 लाख लेना बाकी है। कितना लेना बाकी है भाई, 40 लाख। राजू बोल रहा है कि भाई मेरे को तो श्याम के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको भाई अनुराधा से 40 लाख लेना क्या, उसको 40 लाख देना होगा, तो मेरे को तो श्याम के ऊपर भरोसा नहीं है। तो भाई वो दुविधा में आ गया कि श्याम के ऊपर कैसा भरोसा करे। तो अपनी जिंदगी में, एक सीए की जिंदगी में जब भी दिक्कत आती है, हम किस पास जाते हैं, हमारे माई बाप के पास। कौन होते हैं हमारे माई बाप, आईसी है। राजू के माई बाप कौन थे भाई, बाबू भैया। तो वो चला गया बाबू भैया के पास कि बाबू भैया देखो मेरे को शाम के ऊपर भरोसा नहीं है। वो बोल रहा है अनुराधा से कितना लेना बाकी है, 40 लाख। मैं कैसे भरोसा करूं कि 40 लाख सही है क्या नहीं। तो बाबू भैया क्या बोल रहे हैं कि देख राजू, तेरे को किसके ऊपर भरोसा नहीं है, श्याम के ऊपर, पर तेरे को अनुराधा के ऊपर तो भरोसा है। इसके कहने के ऊपर तो सारा पैसा डाल के आया था कि 21 दिन में पैसा डबल। तो तू एक काम कर, श्याम को मत पूछ, तू डायरेक्टली है ना एक रिक्वेस्ट अनुराधा को भेज। क्या तू डायरेक्टली रिक्वेस्ट किसको भेज, अनुराधा को। और अनुराधा को बोल के तू एक रिटर्न रिस्पॉन्स रिप्लाई डायरेक्टली भेज दे, श्याम को मत दे। तो तू डायरेक्टली अनुराधा को पूछ के अनुराधा क्या तेरे को श्याम को 40 लाख देना बाकी है कि 40 लाख देना बाकी नहीं है। तो ये रिप्लाई श्याम को मत देना। कसी अगर तू शाम को रिप्लाई देगी ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर तूने लिखा नहीं अमाउंट सही नहीं है तो तेरा रिप्लाई फाड़ देगा, नया रिप्लाई बनेगा, तेरा 40 सिग्नेचर करके मेरे को भेज देगा। तो यहाँ पे तो रिप्लाई शाम को देगी कि डायरेक्टली मेरे को देगी। इससे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या इसे हम क्या कहते हैं, अब हम हमारे क्लाइंट से नहीं, इससे बातचीत कर रहे हैं थर्ड पार्टी। तो अगर डेफिनेशन देखोगे तो ऑडिट एविडेंस एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, एज अ return a response to the auditor from a third party. Yeah, to the auditor from in which form, paper form, electronic or any other medium. So obviously, but it is evidence obtained as a क्यों डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, because अनुराधा ने डायरेक्टली रिप्लाई किसको दिया, राजू को। ठीक है, यहाँ पे द ऑडिटर फ्रॉम द टू द ऑडिटर फ्रॉम अ कंफर्मिंग पार्टी। तो जो भी सामने वाला कंफर्म कर रहा है, जैसे कि अनुराधा है कंफर्म कर रही है कि 40 लाख सही है कि नहीं है, तो अनुराधा को हम क्या कह देंगे, कंफर्मिंग पार्टी। क्या कह देंगे उसे, तो वो हमारे लिए थर्ड पार्टी भी होगी, कंफर्मिंग पार्टी भी होगी। कौन से फॉर्म में हो सकता है, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मीडियम। मेरे को बताओ अदर मीडियम मतलब ओरल कम्युनिकेशन भी चलेगा, आके ना चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स लिखा है इसके लिए, पब्लिक जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, साहिल किधर है, आज तेरे को ज्यादा सोने मिला ना, अभी तो आंसर दे भाई साहब। 10-15 मिनट तो लेट ही लॉग इन किया आज। सोने मिला इसको ट्रैवलिंग। क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या आएगा, नो रिटर्न रिस्पॉन्स लिखा है, मतलब रिटर्न रिस्पॉन्स लिखा है इसके लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं। अगर ओरल कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे कोई प्रूफ ही नहीं है ना। अनुराधा ने बोला था 40 लाख सही है, कल जाके जब गड़बड़ आई तो अनुराधा, यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, इसलिए ओरल कम्युनिकेशन चलेगा ना, तो अदर मीडियम में आएगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय अदर, तुम में से तीनों में से कोई ऑडिट में से मतलब कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है सर। कंफर्मेशन भेजा है कभी, कैसे भेजा, ईमेल में। देखो काफी बार जो भी यहाँ पे से अगर कोई बिग फोर से या कुछ है या कोई है, हम लोग है ना काफी बार अलग अलग टूल यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं, समझो मैं वोडाफोन का ऑडिटर, वोडाफोन के जितने भी लोग पोस्टपेड यूज कर रहे हैं, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि अमाउंट बराबर है। अब हो सकता है कि 2 करोड़ लोग क्या यूज कर रहे हैं पोस्टपेड, मैं 2 करोड़ में से सैंपल ले रहा हूँ कि चलो मैं वहां पे से 2000 लोग को भेजना चाहता हूँ। अब 2000 लोग में मैं सबका ईमेल आईडी लिखूँ, अब ईमेल आईडी लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, काफी बार गलती हो जाएगी।
सामने वाले का रिप्लाई आया कि नहीं, रिप्लाई आया तो उसने अग्री किया, डिसएग्री किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो देयर आर टूल्स इन द मार्केट. आज घर में जाके देखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज iconfirmation.com. इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बट iconfirmation.com सिंपल वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है, वो क्या करता है सॉफ्टवेयर, हमें उसमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है. सामने वाले को कंफर्मेशन सामने वाले को एज ए ईमेल ही जाएगा. ठीक है, बट लेकिन जैसे रिप्लाई आएगा ना, ये मेरा सॉफ्टवेयर उसे सेग्रीगेट करके रखेगा कि कितने लोग को भेजा है, कितने का रिप्लाई आया, कितना रिप्लाई नहीं. जो रिप्लाई आया वापस उसको दो में सेग्रीगेट करेगा, कितने लोग एग्री किया, कितने लोग ने क्या किया. तो इसलिए आईसीआई ने वहां पे लिख दिया एनी अदर मीडियम कि ऐसे सारे टूल्स अगर हम यूज करना चाहे, सॉफ्टवेयर यूज करना चाहे, तो भी हम कर सकते हैं. सी इन अ वे तो इलेक्ट्रॉनिक में आ गए. ठीक है, पर लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग लोग ईमेल समझते हैं, इसलिए वो लोगों ने बोला एनी अदर मीडियम. सो यू कैन यूज अदर टूल्स लाइक आई कंफर्मेशन. ठीक है. सो वापस एक बार अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट वाज द डेफिनेशन. ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response to the auditor from a third party. From a third party in paper form, electronic or any other means. ठीक है, शो यू के कैसे भेजा जाता है यहाँ पे. ये जब पेपर फॉर्म में होता था ना, तो हम क्या करते थे, एक एनवलप लेते थे. ये एनवलप के अंदर वहां आता था फॉर एग्जाम्पल टू, हम किसको भेज रहे, अनुराधा. तो हम यहाँ पे टू क्या लिखेंगे, अनुराधा. फ्रॉम क्या लिखेंगे बताओ, फ्रॉम क्या हो जाएगा, राजू के साथ. सवाल समझ आया. देखो यहाँ पे राजू ने किसको कंफर्मेशन भेजा, अनुराधा. अब यहाँ पे टू तो मैंने लेटर में क्या लिख दिया, अनुराधा. पर फ्रॉम में मैं क्या लिखूं, यहाँ पे ना फ्रॉम क्लाइंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताए, श्याम. व्हाट इज द लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे राजू ने लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ ना अनुराधा राजू को पहचानती ही नहीं है ना. आज समझो फॉर एग्जाम्पल आईसीएआई के ऑडिटर ने तुम्हें एक कंफर्मेशन भेजा कि तुमने मेरे लिए रजिस्ट्रेशन फीस भरी है कि नहीं. अब तू अचानक से ऐसा बोलेगा, भाई ये बंदा मेरे को क्यों पूछ रहा है, आईसीआई मुझे तो बात अलग है. अब ये ना जानना पहचान, काफी बार तो लेटर भी आएगा ना तो खोलेगा नहीं, क्योंकि वो सीए को तो पहचानता नहीं है. देखो लगता है भाई कोई मार्केटिंग का लेटर होएगा या बिना का लेटर होगा, तो ह्यूमन नॉट में बिलिंग. इसलिए लेटर तो किसके नाम से जाएगा, श्याम से. ठीक है, तो वहां पे राजू के नाम से जाने वाला नहीं. तो तुम सोचो अनुराधा को रिप्लाई करने में कितना कंटाला है. वो बोलेगी भाई मेरे को नहीं बोला लिखने का, उसमें लिखने का, भाई सारी चीजें साइन करने का, स्टैम्प लगाने का, इतना मेहनत तो स्कूल में पोस्ट लेटर राइटिंग होता था तभी. उसके बाद लाइफ में इतना मेहनत किया हुआ नहीं है. तो उसका मेहनत ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर है ना एक और एनवलप भेजते हैं. तो सारी चीजें हम पहले से रखेंगे. इस बार टू क्या हो जाएगा, राजू. या टू क्या हो जाएगा, राजू. कौन है, ऑडिटर. ठीक है, इस बार फ्रॉम क्या हो जाएगा, अनुराधा. ठीक है, अनुराधा क्या है हमारे लिए, थर्ड पार्टी. यहाँ पे हम पूरा पोस्टर स्टैम्प डाल देंगे, यहाँ पे पूरा एनवेलप के अंदर सारी चीजें लिख देंगे. यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, साइन वाला एक जगह छोड़ेंगे कि उसको सिर्फ क्या करना पड़े, साइन के ये साइन. तो यूजुअली जब सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में होती थी, इस तरीके से हम क्या भेजते थे कि आई मीन हमारा एक एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन. क्या समझा आपने कोई. तो प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले क्या भेजा अपन ने, ऑडिटर ने क्या भेजा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. उसको क्या बोला, तो क्या देते मेरे को, डायरेक्ट रिटर्न. एज एवरीवन अंडरस्टूड थिंग्स. ठीक है, इस एक का डेफिनेशन क्या बोला, audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper form, electronic or any other medium. क्या ओरल कम्युनिकेशन चलेगा, नहीं चलेगा. ठीक है, अदर मीडियम मतलब हम दूसरे टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे क्या आई कंफर्मेशन.
अब नीचे है ना एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंफर्मेशन कैसे लिख सकते हैं। ये OFU है। व्हाट इज OFU? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या इसे रखने की जरूरत है? क्या एग्जाम में आएगा? नहीं। क्या लिखेंगे वहां? टू द अकाउंट्स मैनेजर, name of the business, address of the business, balance confirmation on 31st of March. वहां पे हम क्या लिखेंगे? सर, our auditors XYZ and company are now engaged on their annual audit. Would you please confirm to them that the details of the amount due to us or due to you on 31st of March were as shown the attached. If you agree with the balance, please sign the confirmation slip below. तो अगर तुम agree कर रहे हो, नीचे जो confirmation slip है उसे sign कर दो and return this to the auditor in the enclosed reply paid envelope. क्या लिखा हुआ है? Enclosed मतलब envelope के अंदर जो envelope है ना, क्यों ऐसा reply paid लिखा हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर क्या मारा हुआ है? Postal stamp. If you do not agree with the balance due, please write the amount shown by your record the confirmation together with the full particular. मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से अमाउंट सही नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या अमाउंट है विद फुल पर्टिकुलर्स। मतलब तुम साथ में क्या दे दो? एक अपना लेजर अकाउंट दे दो जिससे हम चीजों को क्या कर सके, कंप्लीट। आखिर में बड़ी विनम्रता से बोले कि देखो, वसूली के लिए लेटर है नहीं है, तो सिर्फ कंफर्मेशन है जो किसको चाहिए, मेरे ऑडिटर। So this is not a request for payment, but we should be grateful if you would reply as soon as possible as is needed for the audit purpose. Your cooperation in this matter is greatly appreciated. So this is usually how we send the external confirmation. Everyone understood this? क्या करोगे? ये वाला जो मैंने बनाया है ना दोनों चीजों को, वहां पे एक बार लिख के रखो। कहाँ पे लिखोगे? तुम देखो 505 चालू हुआ, उसका लेफ्ट हैंड साइड का पेज जो है ना, नीचे MCQ पे नीचे की सारी चीजें खाली। तो वहां पे एक बार ये बनाओ। Done? Done, everyone? चलिए अभी
नहीं, कौन, हाँ वो आ सकते हैं। और ये सारी चीजें हम जो आगे पढ़ेंगे ना उसमें तुम्हें रेलेवेंट समझेगा। Done? ठीक है। सो वापस एक बार डेफिनेशन रिपीट करो। देखो डेफिनेशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो दिस विल बी यूज्ड एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट 505, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल हैव टू राइट व्हाट इंट्रोडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper, electronic या तो any other medium। चलो अब मेरे को बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन तुम्हारे हिसाब से कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। तुम लोग ने जितने लोग ऑडिट में है थोड़ा डिस्कस करो, शेयर करो कि क्या कहाँ कहाँ पे ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन तूने यूज किया, या जो ऑडिट में नहीं भी है टैक्स में से है ट्राई तो करो क्या कर कहाँ पे दे सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, पेएबल्स के लिए, इन शॉर्ट ऐसा समझो ना, अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के पास है, वेरी गुड, वहां पे आप यूज करेंगे। बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यस, बैंक बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सत्यम स्कैम ना, सत्यम स्कैम, वहां पे झूठा मोटा बैंक बैलेंस बताया जा रहा था। अब वहां पे अगर ऑडिटर ने सिर्फ एक बैंक मैनेजर को कंफर्मेशन होता ना, तो ये फ्रॉड बोल दिया गया होता। और बैलेंस कंफर्मेशन आया, पब्लिक जो ऑनलाइन में बैठा रहे जाग जाइए, चैट बॉक्स के ऊपर डालो, स्टॉक बोला थर्ड पार्टी के पास है। ठीक है, और बोरोइंग्स के लिए कर सकते हैं, बोरोइंग्स है, लोन्स है, वो सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बैंक बैलेंस, जैसे तुमने बोला, तो वहां पे मैं बैंक बैलेंस के लिए ना कंफर्मेशन साल भर में ना एटलीस्ट 3 डेट पे भेजूंगा। एक डेट क्या होगा बताया, 31 मार्च। पर लेकिन क्लाइंट को भी बताया कि 31 मार्च के बैलेंस के लिए तो ये कंफर्मेशन भेजने ही वाला है, तो वो 31 मार्च में झोल नहीं करेगा, वो झोल किधर करेगा, कोई और टाइम पे। तो मैं क्या करूंगा, 2 रैंडम डेट लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगा बोलूंगा तेरा बर्थडे कब है, 2 फेब, अच्छा अभी अभी क्या पार्टी दे, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, 2 फेब को क्या करेंगे, उस दिन का कंफर्मेशन मांगेंगे, श्रेया बर्थडे कब है, 6 नवंबर, तो हम क्या बोलेंगे 6 नवंबर को क्या कर दे दो कंफर्मेशन। तो मैं 2 रैंडम डेट लूंगा विदाउट एनी लॉजिक, एकदम विदाउट एनी बायसनेस, और मैं बैंक मैनेजर को बोलूंगा बता ये डेट पे कितना बैलेंस था, और मैं देखूंगा कि मेरे कंप्लाइंट का बैलेंस भी सेम था कि नहीं था। तो मैं बैलेंस कंफर्मेशन दूंगा, एक डेट पे लूंगा कि 3 डेट पे लूंगा, 3 डेट। 31 मार्च को छोड़ के दूसरी भी 2 रैंडम डेट समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट। फिर उसके बाद आई से इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन, मल्टीपल एग्जांपल्स, से एग्जांपल बताता हूँ। कोविड का टाइम था 2020 का। अब मेरे को है ना, मेरे friend ने was into gold jewelry and everything, he suggested me कि रोहित इक्विटी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा जाएंगे। एंड ही हैड अ लॉट ऑफ लॉजिक टू इट, कि तभी क्रूड प्राइसेस में क्या हो रहा था, नेक्स्ट वाइजेड डॉलर्स में क्या हो रहा था। तो उसने मेरे को लॉजिक समझाया, कन्विंस्ड, और मैं बोला भाई इसका यही बिजनेस है तो करना चाहिए। मैंने वहां पे गोल्ड में इन्वेस्ट किया, and actually it gave me a lot of good returns। 2020 में the price was around 30,000 rupees, right now it is 64,000 rupees। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 2024 तो चालू है, 3 साल में मैं देखूं तो ऑलमोस्ट भाई 100% रिटर्न दिया। इतना तो इक्विटी भी इतना ज्यादा कंपेरेटिवली रिस्क इज लेस। सो यहाँ पे मैंने उसके कहने के ऊपर गोल्ड खरीदा। तो मैंने उसको बोला भाई देख मेरे पास तो कोई वेंडर नहीं है, सब कोविड की वजह से बंद पड़ा हुआ है, तो तू ही गोल्ड में है तो तू मेरे यहाँ पे बुलियंस खरीदे, बुलियंस ना बिस्किट्स की वाटी है वो खरीदे। तो मैं उसको पैसा क्या कर दिया एनईएफटी, और बोला भाई मेरे भी यहाँ पे खरीद लिया। और उसने खरीद लिया। उसके बाद उसका मेरे को फोन आया कि रोहित एक काम कर, मिलते हैं तेरे को, मिलता हूँ तेरे को तेरे घर के नीचे, और तेरे को तेरा गोल्ड दे देता हूँ। और हुआ है ना, कौन सा टाइम था, अराउंड अप्रैल का महीना, अप्रैल 2020, जहाँ पे ना कोविड नया नया आया था, एक अलग तरह का खौफ। मतलब नीचे जाके अगर हम गए ना, नीचे जाके कोई आजू बाजू छींक भी गया ना, तो पब्लिक घर पे जाके नहा लेता। इनफैक्ट मेरे घर पे तो इतना, माय वाइफ वाज अ डॉक्टर एंड शी वाज डीलिंग विद कोविड। तो हमारे घर पे तो बहुत स्ट्रिक्ट था कि भाई तू एक बार भी नीचे गया ना तो वापस घर पे ऊपर आके नहाने का। तो मतलब मैं तो है ना नहाता ही नहीं था, कि नीचे जाओ उसके
आऊंगा, वरना जितनी बार नीचे गया ये लोग मेरे को नहाने को बोल रहे। तो बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं बोला भाई ये सब माहौल में क्या करने का, जरूरत तेरे पास, मेरे को फिलहाल जरूरत नहीं है, बाद में जब चीजें नॉर्मल होएगी मैं तेरे पास से ले लूंगा। अब मैंने 31 मार्च के पहले लेटेस्ट गोल्ड खरीद लिया, बट मेरे इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है कि आई एम परचेज द गोल्ड। क्या मैंने डिलीवरी अब तक लिया हुआ है, डिलीवरी मेरे पास है कि थर्ड पार्टी के पास में। अब फॉर एग्जाम्पल वो मेरा दोस्त जा चुका है, समझो कनाडा घूमने चला गया या एक्स वाई जेड चीज है, अब डिलीवरी मैंने अब तक नहीं की। मेरा ऑडिटर बोल रहा है तो तेरे उसमें इन्वेस्टमेंट बता रहा है गोल्ड का, ठीक है, तू बता रहा है 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बता गोल्ड किधर है, तेरे पास तो डिलीवरी नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे पास भरोसा नहीं है तो तू किसको पूछ ले। अब उस देखो पूछ ले, कंफर्मेशन भेज दे, वो तेरे को कंफर्मेशन देगा कि भाई कुछ क्या कर लिया है, इन्वेस्टमेंट क्या कर लिया, परचेज, बट डिलीवरी लिया हुआ नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन भेज सकते हैं। दूसरा जो तुमने भी बोला, लोन, लोन फ्रॉम लेंडर, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा क्या हो गया, बोरोइंग में काफी बार है ना, देखो लॉन्ड्रिंग करना सबसे चिंदी आसान तरीका क्या होता है, बोरोइंग। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो जैनम के पास बहुत ज्यादा काला धन है, तो मैं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में है ना बताओ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जैनम के पास काला धन, तो जैनम ने को क्या बोला कि सर एक काम, अब मेरे को है ना 50 लाख रुपए का एक चेक दे दो। मैंने उसको 50 लाख क्या दे दिया, चेक। अब उसने मेरे को 50 लाख रुपया सामने क्या दे दिया, कैश। क्या मेरे और उसके बीच में ट्रांजैक्शन फिटनेस हो गया, यस। पर जयराम की बुक्स में क्या दिख रहा है कि उसने रोहित शर्मा के पास से क्या लिया है, 50 लाख रुपया। उसके बुक्स में क्या दिखेगी, बोरोइंग्स। क्या उसके बुक्स में क्या दिखेगी, बोरोइंग्स। क्या ये एक्चुअल की बोरोइंग है क्या, नहीं। इसके लिए जैनम का ऑडिटर है ना मेरे को कंफर्मेशन भेजेगा कि बता सच्ची में लोन दी हुई है कि लोन दी हुई नहीं। तो जब लोन फ्रॉम लेंडर है, हमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे जैनम बोला कि सर देखो बोरोइंग्स में लफड़ा हो रहा है, अपन बोरोइंग्स बताएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, आप मेरे को जो 50 लाख रुपया दे रहे हो, मैं ऐसा बता दूंगा कि आपने मेरे को एप्लीकेशन मनी दिया, क्या दिया, एप्लीकेशन मनी। क्योंकि कैसा होगा पता है, अगर समझो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैनम को मैंने क्या दिया हुआ है, 50 लाख का चेक, ठीक है, तो उसके बुक्स में तो क्या आ जाएगा, बोरोइंग। पर मेरे बुक्स में क्या आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस। या मेरे बुक्स में क्या आ गया, ये लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तेरे को तो क्या चार्ज करना चाहिए, इंटरेस्ट। और इस देश में जैसे जैसे कोई इनकम कमाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झोली में लाके क्या मांगने आ जाता है, इनकम टैक्स। तो मैं जैन को बोलेगा भाई इसके ऊपर मेरे को तो क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो वो मेरे को क्या बोलता है, एक काम करो सर, इसको लोन्स बोलो ही मत, ऐसा बना दो कि आपने मेरे को क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन मनी। क्या दिया हुआ है, याद करो फाउंडेशन में पढ़ा था, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइव कॉल, मतलब इतना सब पढ़ा है लाइफ में, कहीं यूज कर दे। हम झूठ मूठ का बोल देंगे एप्लीकेशन मनी है, उसके ऊपर भाई कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं आएगा। पर लेकिन अगर तुम्हें पता हो एप्लीकेशन मनी, तुम्हें क्या कर देना पड़ता है, रिफंड। क्या कर देना पड़ता है, रिफंड। अगर शेयर नहीं है, अब तुम्हारे बुक्स के अंदर दिख रहा है 1 साल से शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड हुआ नहीं, मेरे को बताओ क्या ये लॉजिकल है क्या, पर मैंने जब जयराम को पूछा कि भाई तेरे बुक्स के अंदर तो ये एप्लीकेशन मनी दिख रहा है, वो बोल रहा है वो शेयर होल्डर इन ट्रेसेबल। अब मेरे पास उसकी कोई अकाउंट डिटेल ही नहीं है कि मैं उसको पैसा वापस क्या करूँ। उसका जो अकाउंट था उसमें डालने की ट्राई की, बट लेकिन उसने अपना अकाउंट ही क्या कर दिया है। तो अगर उसके बुक्स में क्या दिख रहा है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो मैं वापस सामने वाले को एक बार के लिए क्या भेजना चाहेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या भेजना चाहेगा मैं, तो पहले मैंने किसके अंदर भेजा, बैंक बैलेंस। फिर किसके अंदर भेजा अपन ने, इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट। फिर एल से क्या है हमारा, लोन फ्रॉम लेंडर। फिर क्या है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन। एस वाला पॉइंट तुम ऑलरेडी मेरे को सब बता चुके थे, स्टॉक हेल्ड बाय द, स्टॉक हम थर्ड पार्टी के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल दिशा, समझो दिशा क्या कर रही है, उसने अपनी एक बुटीक चालू की है। क्या चालू की है, बुटीक। अब वहां पे उसने क्या किया, दिशा ने एक ब्रांड नेम रखा। क्या ब्रांड नेम रखेगी दिशा, सारा ही। कोई नया ज़ारा को तो अपन कंपटीशन देगा ना। हाँ सारी किधर है, कुछ उसको पूछा क्या कंपनी का नाम रखेगा, तो कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड, अलग लेवल की आरसी। हाँ कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पब्लिक अलग लेवल का आरसी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से उसने क्या लिख दिया, इसने सब ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का नाम रख दिया कुछ भी, ठीक है,
सो अब यहाँ पे वो बोल रही है कि भाई देखो ये ब्रांड भी है ना, आगे जाके जारा की ब्रांड में कम्पीट करे, ठीक है, सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस होंगे। तो उसने अपना बिजनेस चालू किया। अब वो काफी सारे वेंडर्स को, जैसे कि लाइफस्टाइल है, शॉप स्टॉप है, उनको बोल रही थी कि भाई मेरे भी प्रोडक्ट्स को बेचना चालू करो, कुछ भी ब्रांड के भी प्रोडक्ट्स बेचना चालू करो, जैसे तुम जारा के बेचते हो। वो बोले कि भाई देख, तेरे प्रोडक्ट्स सारे अच्छे हैं, ये हमको पता है, कस्टमर को पता नहीं। अब कस्टमर ने खरीदा और हमने तेरे पास से कुछ खरीदा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दिशा उनको क्या बोलती है कि एक काम करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गुड्स देती हूँ सेल ऑन अप्रूवल के ऊपर। किसके ऊपर? सेल ऑन अप्रूवल। सेल अप्रूवल समझता है? मतलब भाई तू कुछ तेरे वहां पे लगा, अगर थर्ड पार्टी एक्चुअली खरीदता है तो तू मेरे को पैसा देना, वरना मैं इसको भाई पैसा नहीं दे दूंगा, मैंने तेरे को सेल कर दिया। तो जब तक थर्ड पार्टी को सेल नहीं, स्टॉक किसका है? समझो इसने लाइफस्टाइल को दिया था, स्टॉक लाइफस्टाइल का है कि दिशा का है? दिशा का है। बट स्टॉक दिशा के गोडाउन में पड़ा हुआ है कि लाइफस्टाइल के गोडाउन में पड़ा? तो ये स्टॉक किसके पास हो गया? थर्ड पार्टी के पास। स्टॉक किसके पास हो गया? थर्ड पार्टी। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हम लोग ने गुड्स दी है ऑन कंसाइनमेंट। क्या गुड्स दिया ऑन व्हाट? कंसाइनमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जब तक कंसाइनी जो है, जो मतलब जिसको हमने कंसाइनमेंट पे दिया है, उसने थर्ड पार्टी को नहीं बेचे, तब तक स्टॉक किसका है? हमारा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बैंक लोन नहीं पे कर रहे थे तो बैंक आके इसे सीज करके गया है। क्या बैंक आके इसे क्या करके गया है? सीज, मतलब जब्त करके लेके गया है। तो हमारे पोजीशन में है कि बैंक के पोजीशन में? बैंक। अगर समझो हम इनकम टैक्स नहीं देते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीजें क्या करके है? सीज करके। तो स्टॉक हाथ में है कि पार्टी के हाथ में? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं आजकल जब हम लोग ई कॉमर्स के उसमें है। समझो आज फॉर एग्जांपल हम वन प्लस की बात करें, वो अपने गुड्स बेचता है अमेजोन के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल वन प्लस, अमेजोन क्या बोलेगा कि हम अगर डिलीवरी करनी है एक के अंदर, तो तू थोड़े फोन हमारे account के अंदर रख, तो हम तुरंत तुरंत सके ले। अब फोन तेरे गोडाउन में है, फिर ऑर्डर आएगा, तू मेरे को पहुंचाएगा, मैं भेजेगा, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस, वहां पे मैंने वन प्लस ने स्टॉक कहाँ पे रखे? खुद के पास रखे क्या अमेजोन में? तो यहाँ पे स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है कि पार्टी के पास? तो देयर एन नंबर ऑफ केसेस स्टॉक इज विद द थर्ड पार्टी। तो मैं ये थर्ड पार्टी को क्या बेच सकता हूँ? कंफर्मेशन कि बताओ स्टॉक बराबर है कि? तो सबसे पहले 20 से क्या बोला आपने? बैंक बैलेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम लेंडर, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, स्टॉक हेल्ड बाय द प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल, सब जो यहाँ पे जो दिशा को कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड चालू करने का था, अब उसने प्राइवेट लिमिटेड चालू करना था, पर लेकिन इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, कंपनी का नाम था। पर जैसे कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड डाला तो भाई उसे नाम नहीं मिला, तो साहिल ऑलरेडी कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड बना चुका था। तो भाई वहां पे नाम रिजेक्ट हो गया, उसे दूसरा नाम लगाना चाह तो वो एकदम करण जौहर ऐसा एकता कपूर की फैन थी, तो उसने आगे 2 के लगा दिए। ठीक है कि कुछ भी के आगे क्या कुछ भी यहाँ पे। तो उसने क्या कर दिया कि भाई नया नाम अप्लाई किया। अब ये प्रोसेस में टाइम जाता है ना, वापस नया नाम डाला, वो अप्रूव होगा, फिर उसका सिन नंबर आएगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट टेक्स टाइम। वो बोली भाई धंधा तो अभी चालू करना है, तो मेरे को जगह चाहिए। उसने जगह क्या करी? खरीद। पर जस्ट बिकॉज कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड बना नहीं था, उसने ये जगह किसके नाम पे खरीदी? खुद के पर्सनल नाम। जैसे कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड बन गया, ये जगह किसके नाम पे बताई जा रही है? अभी किसके एसेट में बताई जा रही है? कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड, तो इन वे पैसे तो कंपनी की थी। पर अगर कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वहां पे क्या लिखेगा? प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे है कि प्रमोटर के नाम पे? प्रमोटर के नाम पे। तो एक बार ऑडिटर चाहे तो कंफर्मेशन भेज सकता है। सेकेंड केस, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रमेश और सुरेश, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि भाई उनके जो पापा थे कमलेश, जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी प्रॉपर्टी किसकी होगी। अब दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, फाइनली केस सुलझ गया, प्रॉपर्टी अब किसकी हो जाएगी? रमेश। तो अब केस जीत चुका है, लिख दिया गया है कि प्रॉपर्टी किसकी है? रमेश। बट लेकिन अब तक टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, टाइटल डीड ट्रांसफर होने में टाइम होता है, बट रमेश ने अपने असेट पे बताना चालू कर दिया। तो यहाँ पे वो अपने ऑडिटर का भाई देखिए लीगल, यहाँ पे केस जीत चुका हूँ, प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी। अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, बात अलग है। ट्रांस अभी भी ये प्रॉपर्टी किसके नाम के पड़ी हुई है? कमलेश, जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे टाइटल डीड हमारे नाम पे है कि किसी और के नाम पे?
किसी और के नाम पे, तो वहां पे ऑडिटर लॉयर को शायद क्या भेज जाएगा, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इस बार कमलेश भाई को नहीं भेजेगा, कमलेश भाई तो भगवान को प्यारे होंगे, तो इस बार हम किसको भेजेंगे, लॉयर को, कि बताइए लीगल केस में क्या हुआ है, क्या इसके ऊपर टाइटल क्लियर है कि टाइटल क्लियर नहीं। अकाउंट बैलेंस मतलब तुमने जो अब तक मेरे को बताया, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सब हमारे क्या हो गए, अकाउंट बैलेंस। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट थर्ड पार्टी, अब फॉर एग्जांपल एप्पल ने जब जियो वाले के पास से जगह रेंट पे ली, तो वो लोग के रेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि रेंट कितना होगा, जो भी वो लोग का सेल्स हुआ 1% ऑफ ग्रॉस सेल्स, क्या हो जाएगा, 1% ऑफ ग्रॉस सेल्स। मैं बोला भाई ये कैसा अग्रीमेंट कर दिया तुमने, ठीक है। अब तक मैंने तो जितने रेंट के अग्रीमेंट देखे हैं, फिक्स्ड अमाउंट होता है, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, एस्केलेशन क्लॉज के साथ हर साल 5% से बढ़ेगा या हर साल 50,000 से बढ़ेगा। अब तो बोलो जो भी ग्रॉस सेल्स हुआ उसका 1%। अब मेरे को तो दाल में कुछ काला लग रहा है, ऐसा कैसा अग्रीमेंट। तो यहाँ पे एप्पल के क्या बोलेगा, भरोसा नहीं है, तू भेज दे मुकेश अंबानी जी के बीच में अग्री हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर मेरे को कोई अग्रीमेंट के टर्म्स के ऊपर शक हो रहा है, तो मैं वापस थर्ड पार्टी को भेज सकता हूँ कि तुम्हारे आपस में ऐसे कोई अग्रीमेंट हुए थे, ऐसे कोई अग्रीमेंट, क्या समझा पब्लिक को ये। Apple to realize it much later. McDonald's was the first person to start this. मैकडॉनल्ड्स ने पहले आके फ्रेंचाइजी, फिर ही रियलाइज के फ्रेंचाइजी मॉडल है ना इतना ज्यादा नहीं चलता है। तुम जितने भी रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी देखोगे ना, वो आगे जाके है ना बंदी हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता है क्वालिटी देने के बाद। फिर रियलाइज कि हमको सबसे बड़ा कॉस्ट क्या रहता है, लैंड कॉस्ट। तो वो लोग ने क्या सोचा कि लैंड अगर निकल जाए तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट इज मैनेजेबल फॉर अस। तो वो लोग ने क्या किया, जहाँ पे सेक्टर्स खुले, वो लोग ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया कि नाउ यू कैन बी अ पार्टनर विद अस। और किस तरीके का पार्टनर, यू शुड हैव कम से कम 4,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एक्स वाई जेड ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारे पास बताओ। अब पार्टनरशिप हमारा जो सेल्स होगा उसका हमें एक्स परसेंटेज टू को देंगे, ठीक है, हम तुम्हें फिक्स्ड रेंट देने वाले नहीं है। तो उनको ऑब्वियसली बड़ा पिक्चर बताया जाता है कि भाई देखो तुम्हारा रेंट तो पक्का रुक के आ रहा है, तो 1 किलो हमारा कंपेयर हो जाएगा सादा, शायद अभी कम होगा, फ्यूचर में क्या पड़ेगा तुम्हें सादा। तो लॉट ऑफ पीपल हु आर ओके विद इट, वो लोग ने उनके साथ पार्टनरशिप की, और उनके साथ क्या जाके क्या बोला, खुद के ही ऊपर मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी बिजनेस को लोग ने क्या कर दिया, वही सेम चीज एप्पल एंड एवरीवन कि जहाँ खुद कंट्रोल डालेंगे, फ्रेंचाइजीज नहीं लेंगे, हम इसी तरीके से क्या करेंगे, रेट करेंगे। तो हमें लग रहा है कि अग्रीमेंट सही नहीं है या अग्रीमेंट के टर्म्स के ऊपर शक है, तो हम सामने वाले को क्या भेज सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये क्या हो गया हमारा बिल्स बैक, क्या है बी से सबसे पहले, बैंक बैलेंस, आई से क्या है, एल से क्या है, रोल फ्रॉम लेटर, फिर एल टू से क्या है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन, एस स्टॉक हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, अकाउंट बैलेंस एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद द थर्ड। सो फार हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हुई है। एक अपन ने क्या पढ़ा, क्या है मीनिंग, ऑडिट एविडेंस noted as a direct return response to the auditor from a third party in paper form, electronic or any other medium। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे क्या आ जाएगा, सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। क्या बोला अपन ने, बी से क्या बोला अपन ने, आई से इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, बट एल से क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम long-standing share application money, stock held by the third party, property title deeds held by the third party, account balances and terms of agreement with the third party। क्या यार है पब्लिक को समझा, दो का जो सांस ले लो, तो अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा चलेगा, ये तो 2-5 मिनट की सांस ले लो फिर आ, ये सारे थोड़े एग्जांपल जो लिखे एक बार लिख लो। तो अब हम आगे बढ़े उसके पहले थोड़े बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने को। तरीके के कंफर्मेशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या पब्लिक को ऐसा कुछ याद है, पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब क्या, हम सामने वाले को भेजेंगे, हमने अनुराधा को पूछा अनुराधा तो 40 लाख देना है, तू अग्री कर रही है तो भी रिप्लाई कर, तू डिसअग्री कर रही है तो भी तू क्या कर, रिप्लाई कर। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो हमने अनुराधा को क्या पूछा, क्या तेरे को कितना देने का है, 40 लाख। इफ यू अग्री तो तू क्या करेगी, रिप्लाई, बट इफ यू डिसअग्री
तो भी तू क्या करेगी, रिप्लाई देगी। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन। क्या कहते हैं हम इसे, पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो तू अग्री करे तो भी reply कर, तो डिसअग्री करे तो भी क्या कर, रिप्लाई। इसे हम क्या कह देंगे, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव कंफर्मेशन में हम उसको बोलेंगे, अनुराधा आई सपोज टू पे भाई 40 लाख रुपीज। अगर वो अग्री कर रही है तो भाई वहां पे वो रिप्लाई करेगी क्या, नहीं। वहां पे अग्री करने पे उसका कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है। पर अगर वो डिसअग्री कर रहा है तो ही हम क्या करेगी, रिप्लाई। तो व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन, अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और डिसअग्रीज। मतलब तू अग्री करे डिसअग्री करे, तेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा। पर नेगेटिव में क्या होता है, रिक्वेस्ट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसअग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट। क्या समझा हुआ अपने को ये। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन पे थोड़े पॉइंट्स अपने को समझते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन सामने वाले को क्या बोलेगा कि तू रिप्लाई कर ऑल द केसेस, कैन यू रिप्लाई कर ऑल द केसेस। मतलब तू अग्री करे या डिसएग्री करे, तू क्या कर, रिप्लाई कर। दो तरीके से हो सकता है। तू मेरे को इंडिकेट कर योर अग्रीमेंट। मतलब मैंने देखो पूछा आर यू सपोज टू पे 40 लाख रुपीज, तू मेरे को वहां पे इंडिकेट कर दे दैट यू अग्री। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अमाउंट ही नहीं लिखूंगा, मैं अनुराग पे पूछूंगा बता तेरे को कितना पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे इन दिस केस आई एम आस्किंग द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो पहले मैंने उसको पूछा आई यू सपोज टू पे 40 लाख रुपीज, उसने बोला यस या तो नो। दूसरे में मैंने उसको बोला ही नहीं कितना अमाउंट है, मैंने बोला तू ही बता कि कितना पैसा देगा बाकी। फिर ऑल द केस सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आप उसको क्या बोल रहा हूँ, यू रिप्लाई ऑल द केसेस। तो अग्री करे तो भी रिप्लाई कर, आई मीन हमें बता कंफर्म कर के तू अग्री कर रही है कि नहीं। और वहां पे काफी बार मैं उसी होगा कि यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। पर पॉजिटिव कंफर्मेशन का प्रॉब्लम क्या है, काफी हो गया उससे ऐसे ही रिप्लाई कर देंगे, ज्यादा कोई चीज चेक किए बिना। तो रिस्पॉन्स फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिटर, मतलब भरोसा होगा। बट लेकिन एक रिस्क ये है कि सामने वाला बंदा वेरीफाई किए बिना क्या कर देगा, रिप्लाई कर। फॉर एग्जाम्पल समझो, जीकेएससी का ऑडिटर अगर मेरे को कंफर्मेशन भेजता है कि रोहित, अगर इतना अमाउंट तेरा आउटस्टैंडिंग है कि आउटस्टैंडिंग नहीं। अब मैं क्या सोचेगा, मेरे को खुद को याद नहीं है कि मेरा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। अब जीकेएससी के वर्किंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा अमाउंट में कोई भी मगजमारी हुआ हो। तो मैं क्या सोचता हूँ, साइन करके भेज। कल जाके अमाउंट कम या ज्यादा होगा तो ऑडिटर से क्या लेना देना, मैं जेके सर से बात करूंगा। तो मैंने क्या किया, वेरीफाई किया, मैंने क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सामने वाले ऑडिटर को क्या लग रहा है, अमाउंट सही है। बट क्या मैंने वेरीफाई किया था क्या, नहीं। मेरे को लग रहा है रोज का काम है, तो सामने वाला जो पार्टी है उनको लगता है इसके साथ रोज का बिजनेस है, जो अमाउंट सही होगा ऐसे ही साइन करके भेज दिया। तो यहाँ पे एक रिस्क है कि रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस होने वाला है। तो ये रिस्क कम करने के लिए जीकेसी का ऑडिटर क्या करेगा, मेरे को ये नहीं कहेगा इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो मेरे साथ फिलिंग द ब्लैंक्स करेगा। मतलब मेरे को बोलेगा पता तेरा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। मतलब उसने मेरे को एक ब्लैंक कंफर्मेशन भेजा, क्या भेजा मेरे को उसने, ब्लैंक कंफर्मेशन। मतलब उसने अमाउंट लिखा ही नहीं, उसने मेरे को क्या बोला, तू ही लिख के भेज। क्यों, क्योंकि वो रिस्क कम करना चाहता है। उसे क्या लगा कि मैं वेरीफाई किए बिना क्या कर दूंगा, रिप्लाई। तो उसने रिस्क कम करने के लिए क्या कर दिया, वहां पे मेरे को ही पूछा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अब मेरे को भाई खुद को इतना कंटाला आ रहा था कि मेरे को खुद मेरे बुक्स देखने पड़ेंगे, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि लास्ट महीने में कितना घंटा पढ़ाया था, मेरे स्टेटमेंट में क्या था। तो अब यहाँ पे तो उल्टा ऐसा हो गया कि नाउ आई एम नॉट विलिंग टू रिप्लाई। तो यहाँ पे जब वो मेरे को ब्लाइंड कंफर्मेशन भेजेगा ना, उससे ये फायदा हुआ कि सामने वाला बंदे का उसे वेरीफाई करके रिप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा रिस्क ये आ गया कि लोगों का रिस्पॉन्स रेट कम हो जाए। मैं सबको भेजूंगा, हर एक बंदा रिप्लाई करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऑडिटर में रिड्यूस दिस रिस्क। स्टार्टिंग से पढ़ दे, सबसे पहले क्या बोला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में रिक्वेस्ट confirming party to reply in all the cases either by indicating the confirming party's agreement or
by asking the confirming party to provide the information. A response to the positive confirmation is ordinarily expected to provide reliable evidence. But there is a risk, however, that a confirming party may reply to the confirming request without verifying the information is correct. The auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or the confirmation request and ask the confirming party or the or to party to fill the amount or finish the other information. ये जो हम लोग ने भरा उसे हम क्या कहते हैं ब्लाइंड कंफर्मेशन. On the other hand, use of this type of blind confirmation request may result in lower response rate because additional effort is required of the confirming party. यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि रिप्लाई करूंगा. ये जो पूरा पॉइंट है ना, इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉजिटिव, बट ऐसे हमने मजाक करके इसको क्या पूछा होता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन, और इफेक्ट के अंदर हमें आंसर करना है. तो यहाँ पे आंसर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या पूछा गया, व्हाट इफेक्ट्स, तो ये आंसर लिखोगे तो वहां पे ऊपर के लिख दिया जाए इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन. ठीक है, सो एक एक पॉइंट रिवाइज करते हैं. देखो यहाँ पे कितने पॉइंट आए अपने, ठीक है 7 पॉइंट है. सबसे पहले हम लोग ने बोला एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई either by indicating the confirming party's agreement with the given information or by asking the confirming party to provide information. वापस 3 पॉइंट रिवाइज करते हैं. क्या बोला वापस, positive confirmation request ask the confirming party to reply to the auditor in all cases either by indicating party's agreement with the given information or by asking the confirming party to provide the information. A response to a positive confirmation, क्या बोल रहे हैं, request to a confirmation request may ordinarily be expected to provide reliable audit evidence. वापस एक बार, क्या response to a audit evidence, there is a risk, however, that confirming party may reply to the confirmation request without verifying the. वापस एक बार, there is a risk, however, that confirming party may reply to the confirmation request without verifying that information is correct. The auditor may reduce this risk by using confirmation requests that do not state the amount on the confirmation request and ask the confirming party to fill the amount. वापस बोलो क्या बोला, the auditor may reduce the risk by using positive confirmation requests that do not state the amount on the request and ask the confirming party to fill the amount. यहाँ पे अदर हैंड में क्लाइंट कंफर्मेशन का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा. तो 7 पॉइंट पढ़े अपन ने. सबसे पहले हमने उसको बोला रिप्लाई का या तो इंडिकेट कर दो अग्री कर रहा है, या तो तू ही क्या कर दे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे. चौथा, पॉजिटिव कंफर्मेशन से हमें क्या मिलता है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस. बट एक रिस्क है कि सामने वाला बंदा क्या करेगा, वेरीफाई किए बिना करेगा. इस रिस्क को कम करने के लिए मैं उसके साथ क्या खेलूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स. मतलब मैं बोलूंगा तू ही अमाउंट दे. पर ये ब्लैंक कंफर्मेशन का भी रिस्क है कि रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा. क्या बोल देखो, ये सीधी सा क्वेश्चन द स्टूडेंट एंड अप बेसिकली लूजिंग आउट ऑन मार्क्स बिकॉज़ पॉजिटिव कंफर्मेशन तुम्हें इंटर में इतने अच्छे से आता है ना कि तुम इसको इज्जत ही ले लेते हो. अब जब इसके ऊपर एक्सपेक्ट्स लिखने को बोला एग्जाम में है ना, तुम्हारे पास इतने ओन लैंग्वेज में इतने वेग आते हैं ना कि डज नॉट मैच विद द सजेस्टेड और आईसीएम मार्क्स सीधा आता है. ठीक है, तो वापस आखिरी बार लास्ट 7 पॉइंट बोलो. हम उसका बोलेंगे रिप्लाई करो एक वाले कोई या तो बता अग्रीमेंट या तो फिर क्या कर प्रोवाइड कर इंफॉर्मेशन. इससे हमें क्या मिलता है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस. पर एक रिस्क है कि सामने वाला वेरीफाई किए बिना करेगा. इसको कम करने के लिए उसके साथ क्या करूंगा, मतलब बोलूंगा तू ये अमाउंट बता. पर इस ब्लैंक कंफर्मेशन से रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा. क्या ये समझा होगा. तो पॉजिटिव मतलब क्या, सामने वाला अग्री करे या डिसएग्री करे, रिप्लाई करे. नेगेटिव मतलब क्या, अगर सामने वाला डिसएग्री कर रहा है तो ही वो क्या करेगा, रिप्लाई. क्या तो ही वो क्या करेगा, रिप्लाई. तो मेरे को बताओ ज्यादा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव के ऊपर क्या नेगेटिव के ऊपर. किसके ऊपर होगा, क्यों पॉजिटिव के ऊपर होगा.
पब्लिक जाग रहा है, घर वाले लोग क्यों? क्या नहीं दिखा? इग्नोर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, चलो फॉर एग्जाम्पल लेटर से अपने आकाश, अब आकाश ने सामने वाली जो लड़की थी उसको एक मैसेज भेज दिया कि भाई आज रात को अपन 9 बजे डेट पे मिलेंगे, ठीक है। अगर तेरी ना हो तो ही तू मेरे को रिप्लाई कर, वरना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तू मेरे को 9 बजे मिलेगी। तो भाई तेरी ना में ही मेरी हाँ है, तो तू मेरे को रिप्लाई नहीं की तो मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि 9 बजे डेट पे मिलेंगे। उसने भाई सामने वाले को क्या कर दिया, सब कर दिया। अब उसने व्हाट्सएप कर दिया तो, लेकिन आकाश इतना भावुक हो गया कि उसने देखा ही नहीं, सामने वाले को डबल टिक आया हुआ नहीं है, सामने वाले का इंटरनेट ऑफ था। अब मेरे को बताओ क्या 9 बजे वहां पे आकाश तैयार होके जाएगा, क्या वो आने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि उसको तो मैसेज डिलीवर हुआ नहीं। सेकेंड केस, सामने वाले को मैसेज डिलीवर हो गया, पर लेकिन वो बोली भाई देख तेरे जैसे और बहुत सारे मेरे इनबॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, मैं सबको इज्जत देती, को रिप्लाई करती, तो उसने उसके मैसेज इग्नोर किया, 9 बजे चला गया वहां पे, फिर बताओ क्या वो आने वाली है? तीसरा, यहाँ पे उसने रिप्लाई उसका भेजा था मैसेज, उसने पढ़ा भी, सामने वाले ने इस बार रिप्लाई भी किया कि नहीं भाई मैं मिलना चाहती नहीं हूँ। बट लेकिन ये सब होते होते ना बीच में आकाश का इंटरनेट पैक समाप्त हो गया। अब आकाश क्या कर रहा था अपने को पता नहीं, उसका इंटरनेट पैक क्या हो गया, समाप्त। तो अब सामने वाले ने मैसेज भेजा था पर आकाश तक डिलीवर हुआ नहीं, वापस 9 बजे चला गया। मेरे को बताओ यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस क्या वापस वो मिलने वाली है क्या? नहीं। तो हुआ क्या, राजू ने अनुराधा को क्या भेजा, कंफर्मेशन, अनुराधा को डिलीवरी की। तो उसका रिप्लाई आया क्या, हम अज्यूम कर बैठे कि अनुराधा क्या कर रही है अभी। सेकंड, अनुराधा तक डिलीवर हुआ, पर लेकिन लेटर से अनुराधा वहां पे थी नहीं, ठीक है, अनुराधा चाइना घूमने गई हुई थी, तो भाई इन दैट पर्टिकुलर केस उसका कोई रिप्लाई आया नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो अग्री कर रही है, विच इज नॉट द केस। तीसरा, अनुराधा ने राजू को भेजा रिप्लाई, बट लेकिन राजू तक डिलीवर हुआ नहीं, तो वापस राजू क्या अज्यूम कर रहा है, अनुराधा क्या कर रही है। तो इसलिए ज्यादा भरोसा किसके ऊपर होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव के ऊपर कंपैरेटिवली कम भरोसा होता है। नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस परसुएसिव। क्या नेगेटिव कंफर्मेशन इज व्हाट, ये सब तो इंटर में पढ़ चुके हो, गहराई में जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेस परसुएसिव? व्हाट डू यू मीन बाय परसुएसिव? कन्विंसिंग, तो क्यों ऐसा परसुएसिव वर्ड यूज किया, क्यों लेस कंक्लूसिव वर्ड यूज नहीं किया? देखो ऑडिट में है ना, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो हम दे सकते हैं नहीं है, याद करो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्या मैं माँ को समझा के बोल सकता हूँ क्या, नहीं। ऑडिट में है ना हमें भी कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता, हमें सिर्फ क्या मिलता है, परसुएसिव एविडेंस। क्या मिलता है, परसुएसिव, जिसके ऊपर हम कन्विंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, समझो पंकज ने अपनी मम्मी को बोला था कि देख मम्मी मेरे को तो इंटर सीए में रैंक आई, क्या है कि मेरे को तो इंटर सीए में रैंक। अब रिजल्ट आया, पंकज पास हो गया, बहुत खुश था, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल रैंक नहीं है कि क्या रैंक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से अनफॉर्चुनेटली पंकज को रैंक नहीं है। अब मम्मी उसके पीछे, ठीक है, पंकज ने बोला था मम्मी मेरे को तो क्या आएगी रैंक, पर लेकिन रैंक आई क्या है, तो मम्मी पीछे पड़ गई, तुमने तो क्या बोला था भाई क्या आएगी रैंक। पंकज मनी मन सोचा किसी दिन भावुक होके पॉकेट मनी चाहिए रहेगा तो बोल दिया रहेगा रैंक आएगी। अब पास हो गया वो भी बड़ी बात है, रैंक की क्या सोच रहे हो। अब उसका कमीना दोस्त था, घर पे जाके थोड़ा आग लगा के आया, मम्मी को बोल के आया कि लड़की का चक्कर है भैया। तो भाई मम्मी और बढ़ गई कि बता तू कर क्या रहा था, क्यों तेरे को रैंक नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है पंकज, अपने मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि मम्मी ने अपना काम पूरी शिद्दत से किया था, तू देख मैंने कितना मस्त बनाई हुई है, मैंने कितना सॉल्व है, रेड कलर की पेन से ब्लू कलर की पेन से इतना लिखा हुआ है, इतना तो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में भी नहीं लिखता था, यहाँ पे देख मैंने जीकेएससी की प्रीलिम भी दी है, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसके बावजूद अगर आईसीआई ने मेरे को मार्क्स नहीं दिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मैंने तो अपना काम पूरी शिद्दत से किया था। तो यहाँ पे पंकज है ना परसुएट कर रहा है, क्या कर रहा है, परसुएट। अब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल भाई बड़ा है पर लेकिन तू बंद कमरे के अंदर 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था, कमरे के अंदर क्या करता था मम्मी को पता नहीं है, तो मम्मी को सिर्फ कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि मैंने अपनी मेहनत पूरी तरह से की थी। ऑडिट में भी ऐसा ही होता है, हमारे पास कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस होता नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या होता है, परसुएसिव, जिसके बेसिस के ऊपर हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं, कन्विंस।
बट नेगेटिव तो परसुएसिव भी नहीं। पॉजिटिव कंफर्मेशन एटलीस्ट क्या है, परसुएसिव, बट लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस परसुएसिव बिकॉज हमें उसके ऊपर भरोसा क्या है, हाँ। तो मेरे को बताओ, तो इन दिस केस नेगेटिव कंफर्मेशन बनाया क्या है? कभी बहुत सारे काफी सारे जगह बहुत वेरी गुड, जब बहुत सारे बैलेंसेस है तो भाई यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन में एज अ सोल प्रोसीजर हम कब लगाएंगे, जब वहां पे क्या होएगा, साला। क्या होएगा वहां पे, साला। एस से वहां पे बहुत सारे होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस है, पर लेकिन बहुत सारे हैं क्या भाई वहां पे, बहुत सारे हैं। समझो मैं जेकेसी का एग्जांपल, वी हैव 56,000 प्लस स्टूडेंट्स इन ईयर। अब वहां पे इन दिस केस समझो मोर और लेस काफी सारे स्टूडेंट्स ईएमआई बेसिस के ऊपर पे करते हैं, लेट अस से 20,000 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। ये सारे जेकेएससी के क्या हो गए, डेटा। अब जेकेएससी का ऑडिटर सबको क्या भेजना चाहता है, कंफर्मेशन कि तुम्हारे इतने इंस्टॉलमेंट बाकी है। अब एक डेटर है क्या, मल्टीपल डेटर है, मल्टीपल है, पर सब पहले छोटे छोटे ना, किसी से 5,000 लेना, किसी से 10,000, किसी से 15,000। कंसिडरिंग द टर्नओवर ऑफ द कंपनी 15-20 हजार रुपया बहुत सारा मटीरियल अमाउंट नहीं है। तो छोटे छोटे बैलेंसेस है, पर ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम सामने वाले को क्या भेज देंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन। हम सारे 20,000 स्टूडेंट्स को भेज देंगे कि ये अमाउंट बाकी है कि नहीं। अगर वो डिसएग्री कर रहा है तो रिप्लाई करेगा, वरना अज्यूम कर लेंगे कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। ए से असेस लेवल ऑफ आरओएमएमएस सिस्टम, क्या पब्लिक को याद है आरओएमएमएस क्या था? आरओएमएमएस के दो कंपोनेंट है, अपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। हमने ये भी पढ़ा आरओएमएमएस कम है तो एंटी क्या हो जाएगा, कम। अब दो हमारे तरीके हैं, हमने क्या पढ़ा, आरओएमएमएस कम तो एंटी क्या हो जाएगा, कम। अब हमारे पास एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है, एक नेगेटिव कंफर्मेशन है। एंटी है ना, नेगेटिव कंफर्मेशन में ज्यादा होता है, क्योंकि सामने वाले को हर केस में क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई। नेगेटिव कंफर्मेशन में एंटी कंपेरेटिवली क्या होता है, कम। तो अगर आरओएमएमएस कम है तो मेरे को एंटी क्या चाहिए, कम। तो मैं इन दिस केस क्या यूज कर सकता हूँ, नेगेटिव। अगर आरओएमएमएस ज्यादा होता तो क्या मैं नेगेटिव यूज करता या पॉजिटिव यूज करता, क्योंकि मेरे को ज्यादा परसुएसिव एविडेंस चाहिए रहता। तो अगर आरओएमएमएस कम है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नेगेटिव कंफर्मेशन। जैसे कि जेकेएससी में क्यों आरओएमएमएस कम, आरओएमएमएस याद करो दो कंपोनेंट्स होता है, इनहेरेंट और कंट्रोल। इनहेरेंट को तो हम कभी भी जीरो कर सकते हैं नहीं है, कंट्रोल्स जेकेएससी के आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है, ऐसा नहीं है कि तुमको देसी तरीके से पावती दी है। हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर एंट्री पास होती है, सिस्टम में एंट्री पास होके तुम्हारा क्या जनरेट होता है, रिसीट। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा जो आके बोलेगा देखो मेरे पास 4 रिसीट है, 5-5 हजार की, मैंने 20,000 पे किया है, तुम्हारा सिस्टम बता रहे सिर्फ 10,000 पे किया है। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा ईआरपी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो कंट्रोल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो कंट्रोल रिस्क क्या हो गया, कम। तो पूरा आरओएमएमएस क्या हो गया, कम। तो एंटी क्या हो जाएगा, कम। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव यूज करूंगा क्या नेगेटिव यूज करूंगा, नेगेटिव। क्या समझा पब्लिक को ये? तो पहले अपन ने क्या बोला, जहाँ पे क्या है स्मॉल चौड़े छोटे बैलेंसेस है, ए से क्या है असेस लेवल ऑफ आरओएमएमएस क्या है, कम। मेरे को लग रहा है कि 20,000 स्टूडेंट्स को भेजा, एक स्टूडेंट भी आके ऐसा बोलने नहीं वाला है अमाउंट बराबर नहीं है। मेरे को लग रहा है एक्सेप्शन रेट, एक्सेप्शन मतलब सामने वाला डिसएग्री करेगा, ऐसे मौके होने ही नहीं वाले। तो देर इज अ वेरी लो एक्सेप्शन, या देर इज अ वेरी लो रेट एक्सपेक्टेड। मेरे को लग रहा है ज्यादा गलती नहीं होगी, तो मैं क्या यूज करूंगा, आप में फॉर एग्जाम्पल समझो तुमको है ना, ठीक है, इसके ऑडिटर का कंफर्मेशन है, आई यू सबमिट दिस अमाउंट, यू मे नॉट बी विलिंग टू रिप्लाई। तो मैं वोडाफोन ऑडिटर का कंफर्मेशन है कि तू पोस्टपेड यूज करता है, बता कि भाई तेरे को 408 रुपया पे करना बाकी है कि नहीं। तो बोला भाई तेरा नेटवर्क तो आता नहीं, ऊपर से पूछता है 408 रुपया देना बाकी है कि नहीं, तेरे को रिप्लाई करने के मेरे पास इंटरनेट बराबर से चल नहीं रहा है, मैं क्या ही रिप्लाई करूँ। तो यू आर नॉट विलिंग टू रिप्लाई। बट समझो मैं आईसीआई का ऑडिटर, तुम आईसीआई के स्टूडेंट्स हो, तुमने रजिस्ट्रेशन फीस भरा के नहीं भरा, मैं कंफर्मेशन भेज, तो जैसे ही मैं कंफर्मेशन भेजूंगा ना, जैसे ही तुम्हारे घर पे आईसीआई का एनवलप आता है, सब चौकन्ने हो जाते हैं, तुम भी हो जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हो जाते हैं। तुमको जेकेएससी का फोन का आया तो ना तो तुम देखते हो ना तुम्हारे पेरेंट्स देखते हैं, पर जैसे आईसीआई के ऑडिटर का लेटर आया,
और वहां पे पूछा है कि भाई तुमने फीस भरी है कि नहीं, तो स्ट्रेस में आ जाएगा कि भाई भरी है, तो दुनिया भर के प्रूफ अटैच करके रिप्लाई करेगा कि भाई देख मैंने एडमिशन फीस भरी हुई है, बस तेरे को ये लगेगा कि भाई ये क्यों कंफर्म कर रहा है। तो मेरे को एज एन ऑडिटर ये लग रहा है कि मैंने जब तेरे को रिक्वेस्ट दिया ना, रिक्वेस्ट को इग्नोर करेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि सामने वाला बंदा मेरी चीजों को इग्नोर करने वाला है, तो मैं उसके साथ उसके ऊपर कुछ ज्यादा चर्चा करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि उसका दिन का 1 घंटा पढ़ना चालू करो, मेरे को लग रहा है कि तुम मेरी चीज को इग्नोर करने वाले, क्या मैं ये एडवाइस तुमको देना चाहूंगा? नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि जो कंफर्मेशन तुम्हें भेजा है तुम उसे इग्नोर करने वाले हो, डिसरिगार्ड करने वाले हो, तो मैं नेगेटिव नहीं भेजूंगा, तो मैं क्या भेजूंगा? पॉजिटिव। पर मेरे को लग रहा है सामने वाला बंदा डिसरिगार्ड नहीं करेगा, डेफिनेटली रिप्लाई करेगा, तो मैं क्या भेजूंगा वहां पे? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। So auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause the recipient of the negative confirmation to disregard the request. तो मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाला बंदा क्या करेगा? डिसरिगार्ड। Has everyone understood this? तो ये हमारा क्या हो गया? साला। ऐसे क्या बोला अपन ने? Account balance, transactions and conditions. A से the auditor assessed ROS is low and has obtained what? Sufficient and appropriate evidence. फिर L से क्या बोल दिया अपन ने? There is a very low exception rate and auditor is not aware of the circumstances that the respondent will disregard. क्या समझा हमने को ये? तो अब तक अपन ने यहाँ पे दो कंसेप्ट पढ़े, एक पढ़ा पॉजिटिव और एक क्या पढ़ा? पॉजिटिव मतलब सामने वाला अग्री करे या डिसएग्री करे, रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके अंदर इफेक्ट के 7 पॉइंट थे। सबसे पहले सामने वाला रिप्लाई करेगा इन ऑल केसेस, या तो बाय इंडिकेटिंग कि वो अग्री कर रहा है, या तो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन से हमें क्या मिलता है? रिलायबल ऑडिट एविडेंस। पांचवा हम लोग ने कहा कि भाई वहां पे रिस्क सामने वाला क्या करेगा? वेरीफाई किए रिप्लाई। इस रिस्क को कम करने के लिए हम उसके क्या करेंगे? फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक कंफर्मेशन। और उसका भी रिस्क है कि रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव कन्फर्मेशन मतलब सामने वाला डिसएग्री करे, तो हम क्या क्या करेंगे? वहां पे इट इज अ लेस परसुएसिव एविडेंस, इसलिए इसको एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब वहां पे क्या होगा? साला। क्या होता है साला? एस से स्मॉल बैलेंसेस है, होमोजीनियस है। अब वहां पे असेस्ड आरओआई कम है, लो एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड है, एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द रीजन दैट द रिस्पोंडेंट विल डिसकार्ड द। एज एवरीवन अंडरस्टूड सो फार? तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, बेस बाय। फिर पढ़ा पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव के इफेक्ट्स पढ़े और नेगेटिव कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ तक सब साथ में? नेक्स्ट आता है नॉन रिस्पॉन्स। क्या आता है नेक्स्ट? नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मतलब सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा, पर नेगेटिव में तो हमने क्या बोला था? डिसएग्री कर तो ही रिप्लाई करना, तो मैं उसे नॉन रिस्पॉन्स कहूंगा क्या? नहीं समझ, वापस कर। नेगेटिव अगर वो डिसिप्लिन का डिसिप्लिन का पहले का क्यों वो नहीं लिखा? तो उसे मैं नॉन रिस्पॉन्स कहूंगा। ठीक है चलो, उसको आधा अधूरा रिस्पॉन्स है तो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स इज आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम नॉन रिस्पॉन्स। पर लेकिन सामने वाले ने मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं उसे रिस्पॉन्स कहूंगा कि नहीं कहूंगा इन केस ऑफ नेगेटिव? क्वेश्चन समझा मेरा? मैंने क्या भेजा? नेगेटिव। सामने वाले ने मेरे को जीरो रिप्लाई दिया, कुछ नहीं दिया, अधूरा नहीं, कुछ नहीं दिया, तो अब क्या होगा? इसे मैं नॉन रिस्पॉन्स मानूंगा कि रिस्पॉन्स मानूंगा? तो मैं नेगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स कब मानूंगा? दो केसेस। एक, जब आधा अधूरा रिस्पॉन्स आए, या तो रिक्वेस्ट इज अनडिलीवर्ड, मतलब हमने जब सामने वाले को भेजा रिक्वेस्ट, उसके एड्रेस पर कोई मिला ही नहीं, हमारा जो पोस्ट था वो वापस हमारे पास आ गया, दिस इज अनडिलीवर्ड, तो वापस इससे हम क्या कह देंगे? नॉन रिस्पॉन्स। तो नॉन रिस्पॉन्स इज अ फेलियर ऑफ अ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और टू फुल्ली रिस्पॉन्ड। क्या भाई? टू रिस्पॉन्ड और to a positive confirmation or a confirmation request undelivered। ठीक है, तो अनडिलीवर्ड है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? नॉन रिस्पॉन्स। सो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैं वहां पे कब बोलूंगा? सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आया, या तो क्या आया? हाफ रिस्पॉन्स,
या तो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके बाद लास्टली क्या है, अगर अनडिलीवर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिस्पॉन्स। पर नेगेटिव में रिस्पॉन्स ना आने को हम लोग नॉन रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम कब कहेंगे, जब वहां पे क्या है, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स है और या तो वो अनडिलीवर्ड है। डन एवरीवन। चलो, ये क्या हो गया अपना नॉन रिस्पॉन्स। लास्ट आता है एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन मतलब सामने वाला बंदा है ना एक डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंस। मतलब सामने वाला बंदा अग्री कर रहा नहीं है। अनुराधा को पूछा, अनुराधा आई यू सपोज टू पे 40 लाख रुपीस। ठीक है, अनुराधा बोली नहीं मेरे को कितना पे करना है 36 लाख रुपीस। इसे हम क्या कहते देते हैं? एक्सेप्शन। या इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। क्या यहां तक हमको समझा? ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ। मैनेजमेंट कंफर्मेशन ही नहीं भेजने दे रहा है, आंसर मत पढ़ो वहां पे से। मैनेजमेंट कंफर्मेशन ही नहीं भेज। मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं मैं वो तेरे को डेटर को कंफर्मेशन ही नहीं भेजने दूंगा। मैंने बोला क्यों? बोलता मेरा सर 36 का आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, बहुत झगड़ा झगड़ी हुआ है, हमने बहुत हिसाब किया है, अभी ऑलरेडी 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ है, और तो वापस पूछेगा कि कितना अमाउंट है तो भड़क जाएगा उस भाई। वो एकदम बोले ना अनपढ़ बंदा है, उसको ये नहीं ऑडिट वॉडिट के लिए, वो तो भड़क जाएगा कि वापस क्यों अमाउंट पूछ रहे हैं, इतना झगड़ा हुआ है। सेकेंड केस बोल रहे सिर्फ झगड़ा जाने दो, हमारा तो लीगल लिटिगेशन चल रहा है। क्या हमारा तो क्या चल रहा है? लीगल लिटिगेशन। देखो लीगल केस होता है ना, तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। वो मूवी में कैसा दिखता है कि भाई लीगल केस खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर आए, एक दूसरे को ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, दैट इज नॉट परमिसिबल। मतलब मेरा और जय का केस चल रहा है, वी कैन नॉट डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर। मेरे को उससे बात करनी है ना, मैं अपने लॉयर को बोलूंगा, मेरा लॉयर उसको बोलेगा, उसका लॉयर उसको बताएगा। अब रिप्लाई भी सेम चैनल से आएगा, ही विल इन्फॉर्म द लॉयर, उसका लॉयर मेरे लॉयर को और मेरा लॉयर मेरे को बताएगा। क्या डायरेक्टली बात कर सकता हूँ? नहीं। अब लिटिगेशन है और उसको कंफर्मेशन भेजा, याद करो एनवलप बनवाने का लॉजिक यही था। इस बार समझो मेरा और अनुराधा का, श्याम और अनुराधा क्या क्या चल रहा है? लिटिगेशन। तो टू अनुराधा क्या, बट लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम क्या था? श्याम। क्या श्याम डायरेक्टली अब अनुराधा के साथ कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है? नहीं। तो श्याम बोल रहा है राजू को, देख राजू तेरे को भरोसा नहीं है मैं समझा, पर लीगल लिटिगेशन चल रहा है, तू फ्रॉम श्याम लिखेगा ना पंगा होगा। कल वही लेटर सीधा कोर्ट में लेके आ जाएगा, दिस इज मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट। तो हम ये कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, क्रेडिटर था जिसको 5 लाख रुपया चुकाना था। मैनेजमेंट बोल रहा है ना कोविड के पहले 5 लाख चुकाना। कोविड में उसने मेरे को फोन किया, मैंने उसको बोला भाई देखो ये लॉकडाउन चला जाएगा, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन आया, मैं बोला फिर तीसरा लॉकडाउन आया, मतलब भाई उसके बाद उसने जब जब फोन किया ना भाई मैं उसको बात 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 बोलता रहा, उसने उम्मीद छोड़ दी है, अब उसने मेरे को फोन करना ही छोड़ दिया। तो 2021 तक उसने कष्ट लिया, उसके बाद वो एक फोन भी नहीं कर रहा है। तो 3 साल से ऐसे ही बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम कुछ पैसा उसे दे रहे नहीं। अब कंफर्मेशन भेजेगा, उससे उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि भाई हाँ इससे 5 लाख रुपया लेना बाकी है, वो तो भूल चुका है, उसे याद आ जाएगा। अब वो वापस मेरे से 5 लाख रुपया मांगेगा। तो मैनेजमेंट बोल रहा है क्यों गरीब के साथ ऐसा कर रहे हो, जब वो सामने वाला भूल चुका है क्यों याद दिला के बता रहे हो कि 5 लाख रुपया लेना बाकी है? तुम कंफर्मेशन मत भेजो। तो मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से कि कंफर्मेशन भेजो। अब मेरे को बताओ तुम एज एन ऑडिटर करोगे क्या इससे? क्या दूसरे कोई तरीकों से क्या करेंगे आप? कंफर्मेशन मांगो और कंफर्मेशन नहीं कोई और तरीका लगाओ। चलो क्या हो सकता है कोई और तरीका? डेटर की बात करते चलो। डेटर है अनुराधा 40 लाख। अब मेरे को बता देखना है कि वो बैलेंस बराबर है कि नहीं, उसके साथ लीगल लिटिगेशन है, हम नहीं बात कर सकते। क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी अदर प्रोसीजर्स? ठीक है। नहीं बुक्स में तो सही है, पर लेकिन मेरे को लग रहा है बुक्स का अमाउंट ही गलत है। लॉयर से एक बात कर सकते हैं। दूसरा मैं ना सब्सीक्वेंट रिसीट देख सकता हूँ। 31 मार्च 40 लाख का था। अब केस चालू हुआ ठीक है, बट लेकिन उसने अप्रैल या मई में ऑलरेडी वो 40 लाख पे कर दिया है। तो मेरे को क्या एविडेंस मिलेगा कि वो 40 लाख अमाउंट सही नहीं होता? क्या वो अप्रैल या मई में मेरे को पे करता? क्या नहीं। तो मैं सब्सिक्वेंट ईयर के क्या देख सकता हूँ? बैंक स्टेटमेंट के पैसा आया कि नहीं आया। तो मेरे पास अलग अलग तरीके। तो जब मैनेजमेंट मेरे को कंफर्मेशन भेजने से मना कर देगा, मैं मैनेजमेंट से पाई पाई का हिसाब लूंगा। क्या मैं मैनेजमेंट से क्या लूंगा? पाई पाई का हिसाब, कि तू मेरे को कंफर्मेशन क्यों नहीं भेजने दे रहा है। तो सबसे पहले पी से आई विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब यहाँ पे ध्यान देना है ऑन द ऑल्टरनेटिव। आएगा बहुत सारे स्टैंडर्ड में वर्ड ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे स्टैंडर्ड में वर्ड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। पब्लिक कंफ्यूज आ जाता है कहाँ पे ऑल्टरनेटिव लिखने का, कहाँ पे एडिशनल लिखने का। पब्लिक को जो मर्जी आया है वो लिख के आता है, गलत होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब तू जिस स्टैंडर्ड के अंदर है वो स्टैंडर्ड अप्लाई कर पा रहा है, उस स्टैंडर्ड की प्रोसीजर ही नहीं लगा पा रहा है। अभी हम कौन से स्टैंडर्ड में?
505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज पा रहा हूँ सामने वाले बंदे को? नहीं। तो मैं एडिशनल प्रोसीजर लगाऊंगा कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाऊंगा? अल्टरनेटिव। एडिशनल वर्ड कब आएगा पता है? जब मेरे को एविडेंस मिला है पर वो मेरे को सही नहीं लगा, मैंने ये स्टैंडर्ड लगा दिया, पर अब मेरे को जो सबूत मिला मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लग रहा नहीं है, मुझे और सबूत चाहिए, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो एवरीवन गो टू योर बेसिक कांसेप्ट। बेसिक कांसेप्ट में लास्ट बेसिक कांसेप्ट की ऑडिट मैटर याद है? पॉइंट नंबर आई था, जे लिखो। अब जे लिखो ने नहीं लिखना है थोड़े, तो ऑनलाइन बैठी थी ना, तो ऑनलाइन में लिखते नहीं है बोलते, तो रिकॉर्डेड में भी नहीं लिखते। ऑडिट मैटर लिखा नहीं था तो जाने दो, आई लिख दो ना, ऑडिट मैटर जब आएगा तो राइट आई। when to use the word alternative audit procedure versus additional audit procedure? अब जहां पे अल्टरनेटिव है वहां पे नीचे डाउनवर्ड एरो मार्क करो। when we cannot apply the procedure of the relevant standard of auditing, and we may have to apply procedure as per other standards or other techniques. We use the word external, we use the word alternative audit procedure. फिर उसके बाद एडिशनल में लिखो, एडिशनल में डाउनलोड एरो करके लिखो। We can apply audit procedure as per the relevant standard of audit. However, evidence obtained by the auditor is not sufficient and appropriate so auditor needs to perform additional audit procedure done. ठीक है। So सबसे पहले पीसी क्या वाला अपन ने परफॉर्म व्हाट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। आई से मैं इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, क्या मैं मैनेजमेंट से क्या करेगा? इंक्वायर कि तुम मेरे को क्यों मना कर रहे हो। अब उसमें जो रीजन भी है ना, मैं आके भरोसा करने वाला नहीं, मैं वो रीजन के लिए क्या ढूंढने वाला हूँ? एविडेंस। तो इंक्वायर द मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल and seek evidence as to their validity reasonable। मेरे को बताओ किसकी वैलिडिटी रीजनेबलनेस की बात कर रहे हो?
मेरे को बताओ किसके वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस की बात कर रहे हो? जो रीजंस दिए ना उसके। तो यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि जो भी रीजंस मैनेजमेंट ने दिए हैं वो रीजंस वैलिड और रीजनेबल है कि नहीं। मतलब अगर वो बोल रहा है कि लीगल लिटिगेशन चल रहा है तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगा, लीगल लिटिगेशन का मेरे को प्रूफ दे दे। अगर वो बोल रहा है कि सामने वाला बंदा क्रेडिटर है, वो पैसा भूल चुका है, मेरे को बताओ वो रीजन वैलिड है क्या रीजन वैलिड नहीं है? नहीं है भाई, तेरे को तेरे क्रेडिटर को पैसा चुकाना चाहिए। अगर वो बोल रहा है ना कि पिछले 3 साल के डेटर्स से वो आई मीन क्रेडिटर को पैसा नहीं चुकाया है तो वो भूल चुका है। हुआ क्या होएगा पता है, 3 साल के पहले उसने झूठा मोटा परचेज बुक किया रहेगा। क्या किया रहेगा? झूठा मोटा परचेज। उसने क्या एंट्री पास किया रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसलिए कभी भी क्रेडिटर्स टू कैश बैंक हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये क्रेडिटर एक्चुअली था ही नहीं जेन्युइन। जैसे वो एक फिक्टिशियस बुक एंट्री की थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अमाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस मैनेजमेंट ने मेरे को जो भी रीजंस पूछा दिया, मैं उसके लिए क्या ढूंढूंगा? एविडेंस कि उनके रीजंस वैलिड है कि नहीं। पर जैसे ही मैनेजमेंट ने ना मेरे को मना किया ना, मेरे को लगेगा कुछ तो भी गड़बड़ है। मेरे को क्या लग रहा है कि वो क्यों नहीं भेजने दे रहा है? शायद ये डेटर के बैलेंस में गड़बड़ है। वो मेरे को क्यों मना कर रहा है क्रेडिटर को पूछने का? शायद ये क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा? गड़बड़। तो जैसे मैनेजमेंट मना करेगा मेरे को देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है आरओएमएमएस के ऊपर। अब इस बार है ना, आरओएमएस याद करो मैंने बोला था 2 कारण की वजह से होता है, एरर और दूसरा क्या? फ्रॉड। यहाँ पे मेरे को लग रहा है आरओएमएमएस होगा ड्यू टू फ्रॉड। और जब भी आरओएमएमएस ड्यू टू फ्रॉड होता है हमारा आरओएमएमएस बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को इवेल्युएट करना है इम्प्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, कि मैनेजमेंट के रिफ्यूजल की वजह से अब मेरे आरओएमएमएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। पहले मेरा आरओएमएमएस कम था, पूरा का पूरा एनटी क्या था? कम। अब मेरे आरओएमएमएस ज्यादा है कि मेरे पूरे ऑडिट लेवल के ऊपर एनटी क्या हो जाने वाला है? ज्यादा। तो आई विल हैव evaluate the implications of management's refusal और assessment of ROMMS including the risk of fraud। तो पहले बी से क्या बोला? परफॉर्म क्या करो। फिर आई से क्या करो? इंक्वायर मैनेजमेंट रीजंस फॉर रिफ्यूजल and seek evidence as to their validity and reasonableness। Evaluate the implication of the management's refusal on assessment of ROMS including the scope। क्या यहाँ पब्लिक को समझो? अब ये करने के बाद मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट के रीजंस अनरीजनेबल है। वो बोल रहा है भाई क्रेडिटर है या 30 का आंकड़ा है, तो रीजन वैलिड मेरे हिसाब से नहीं। मेरे को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी कोई सबूत नहीं मिला। क्या मेरे को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी कोई सबूत नहीं मिला? तो अब मैं जाके अगर तो यहाँ पे अब मैं जाके किसको बताऊंगा? दोष शायद गवर्नेंस। क्या मैं जाके किसको बता दूंगा? दोष शायद गवर्नेंस। तो आई विल हैव टू कम्युनिकेट टीसीडब्ल्यू। याद करो टीसीडब्ल्यू जी, याद है बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा। जब जब मैनेजमेंट मेरी नहीं सुनता है तो मैं किसके पास जाता हूँ? टीसीडब्ल्यू जी। तो मैं टीसीडब्ल्यू जी के पास है। टीसीडब्ल्यू जी ने भी कुछ नहीं किया, वो भी मेरे को मना कर रहे हैं कि कंफर्मेशन मत भेजो। तो अब यहाँ पे मेरे को शायद अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा? modify। क्योंकि ये कौन सा केस हो गया जहां पे मेरे पास साइन नहीं है? क्या कौन सा केस हो गया जहां पे मेरे पास क्या नहीं है? साइन नहीं है। क्यों साइन नहीं है? क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन भेजने दिया क्या? नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास साइन नहीं। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। मैटर क्या है? या तो मटीरियल है एंड परवेसिव है, या तो मैटर क्या है? मटीरियल है बट परवेसिव नहीं। मैटर मटीरियल एंड परवेसिव होगा तो हम कौन सा ओपिनियन देने वाले हैं? एडवर्स। यहाँ पे मटीरियल एंड परवेसिव होगा तो हम कौन सा ओपिनियन देने वाले हैं? डिस्क्लेमर। और यहाँ पे मैटर मटीरियल एंड परवेसिव हुआ तो हम अपना ओपिनियन क्या कर देंगे? क्वालिफाई। तो अब यहाँ पे केस टू केस बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आईसीआई क्वेश्चन में जो देगा उससे पता चलेगा कि मैटर परवेसिव है कि परवेसिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम वॉलमार्ट को ऑडिट कर रहे हैं, याद करो 80 करोड़ का स्टॉक यूक्रेन में पड़ा हुआ। या हम जानते जो कम देखिए जैसे यूक्रेन जा रहे थे? नहीं। वहां पे यूक्रेन में जो वहां पे स्टॉक मैनेज कर रहा है, जो थर्ड पार्टी जिसके पास वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला कंफर्मेशन दे। अब मैनेजमेंट उसकी इंफॉर्मेशन से क्या कर रहा है? मेरे को बताओ मैटर मटीरियल परवेज से हुआ कि मैं क्या दे दूंगा? डिस्प्ले। बट अगर फॉर एग्जाम्पल सेम चीज 100 करोड़ का सेट है, स्टॉक पड़ा हुआ है 5 करोड़ का, तो मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया। मैटर मटीरियल बट इतना सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन है क्या? नहीं। तो परवेज नहीं है तो मैं क्या करूंगा? क्वालिफाई।
मैं बोलूंगा मैं स्टॉक के ऊपर कोई ओपिनियन दे सकता नहीं हूँ, बस 5 करोड़ का स्टॉक वहां पे पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ कह सकता नहीं हूँ, एवरीथिंग एल्स इज व्हाट वेल सेड। तो यहाँ पे ओपिनियन मॉडिफाई करना है एज पर 705, पर ये केस टू केस डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा? केस टू केस। तो अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट से क्या लेने वाला हो? पाई पाई का हिस्सा। 20 क्या हो जाएगा? परफॉर्म क्या करो? ऑल्टरनेटिव ऑडिटर्स। आई से इंक्वायर करो रीजंस। फिर रीजंस में देखो कि मैनेजमेंट के रीजंस क्या है, वैलिड है कि नहीं। फिर उसके बाद इवैल्यूएट करो इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा ऑन आरओएमएमएस इंक्लूडिंग स्टॉक। मेरे को लगा उनका रीजन अनरीजनेबल। तो उनका रीजन क्या है? अनरीजनेबल। और आई एम अनएबल टू obtain relevant and reliable audit evidence from the alternative procedures। तो मैं कम्युनिकेट करूंगा किसके साथ? ईसीडब्ल्यू। और ऑडिटर को वहां पे मैं क्या भेज दूंगा? वहां पे मतलब अगर चाहिए तो मैं अपना ओपिनियन क्या कर दूंगा? क्या समझा होगा देखो ये? यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज लिख लो, लिख लिया? पढ़ो आगे में। Now, what are the factors to be considered when designing a confirmation request? तो जब मैं confirmation बना रहा हूँ, तो मेरे को कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है? तो मेरे को किसको ध्यान में रखने की जरूरत है? अलार्म। किसको ध्यान में रखने की जरूरत है? अलार्म। ये से कौन से असर्शन की? अब असर्शन वाला पॉइंट है ना, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। इसके ऊपर मेरे को तुम्हें पूरा वापस एक क्या समझाना पड़ेगा? बेसिक कंसेप्ट याद करो। इंटर से मैंने से पढ़ा था, असर्शन चैप्टर नंबर 9 था तुम्हारा, जिसमें क्या मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, बट चैप्टर नंबर 9 के साथ पब्लिक स्वतंत्र सा व्यवहार करता था। तो हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज असर्शन। फिर हम देखेंगे कि जब हम डिजाइन करेंगे तो लेआउट क्या होगा और हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा। क्या देखेंगे? हमारा लेआउट क्या होगा और हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो वहां पे हम देखना चाहेंगे कि भाई व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन। लेआउट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम टू लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग ने किसको भेजा? थर्ड पार्टी को। सारी चीजें क्या होगी? तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। फिर सामने वाले की हम क्या देखना चाहेंगे? अबिलिटी एंड विलिंगनेस। क्या चेक करना चाहते हो? अबिलिटी एंड विलिंगनेस। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है सामने वाला कि काफी बार है ना, पहले ऐसा होता था लोग टेक्नोलॉजी से भी नहीं थे। सबको टेक्नोलॉजी आती थी क्या? नहीं। तो सामने वाले बंदे को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक भेजूंगा कि पेपर फॉर्म में भेजूंगा? पेपर फॉर्म। दूसरा, मैं उसकी अबिलिटी देखना चाहूंगा। समझो जब वोडाफोन वाले बंदे का, सॉरी, मैं उसकी विलिंगनेस देखना चाहूंगा। जब वोडाफोन वाले बंदे का तुम्हें कंफर्मेशन आ रहा है, आई यू विलिंग टू रिप्लाई? नो। बट अगर वो ईमेल में तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से भेजे, आई यू सपोज टू पे 450 रुपीज? यस, क्लिक ऑन यस। इफ नो, क्लिक ऑन नो। एज सुन एज यू क्लिक नो, वहां पे एक बॉक्स आ जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट यू सब। तो तुम्हारा काम क्या हो गया? एकदम ही काम। तो शायद नाउ यू मे बी विलिंग टू रिप्लाई। तो जब मैं डिजाइन कर रहा हूं, मैं पहले क्या देख रहा हूँ? अबिलिटी। अबिलिटी में अपन ने क्या बोला? सामने वाले बंदे को क्या आता है? थर्ड पार्टी इज कंफर्टेबल विथ टेक्नोलॉजी। तो हम कैसे भेज देंगे? ईमेल। ठीक है, बट अगर इफ इट इज नॉट, तो इन दैट केस हम कौन से फॉर्म में भेजेंगे? पेपर। तो मेरा डिजाइनिंग क्या हो जाएगा? चेंज। विलिंगनेस में अपन ने कौन सा एग्जाम्पल लिया? वोडाफोन का। ठीक है, तो वोडाफोन वहां पे सीधा क्या करेगा? एक ईमेल करेगा। ईमेल में वहां पे क्या लिखेगा कि 450 रुपीज करना है, तो या तो क्या क्लिक करना पड़ेगा? यस। या तो क्या करना होगा? नो। जैसे करोगे वहां पे बॉक्स आ जाएगा, अमाउंट एज पर यू। ठीक है, तो मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि सामने वाले को ज्यादा कष्ट ना हो। ठीक है, तो पहले मैंने अपन ने क्या देखा? असर्शन। फिर हमने क्या देखा? लेआउट। फिर हमने देखा अबिलिटी एंड विलिंगनेस। ठीक है, पहले एक बार सुनो ना पूरा, फिर बाद में लिखने को टाइम देता हूँ।
फिर आइडेंटिफाइड ROMMS, अगर मेरे को लग रहा है रिस्क है तो मैं ना सब कुछ ये पूरे प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, ध्यान से मैं डिजाइन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने कोई फ्रेंड के साथ या किसी भाई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, यू आर वेरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेक्चर भी चल रहा है तो बेंच के नीचे ऐसा फोन डाल के जो भी लिखना है लिख देते हो, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं है कि ठीक है कुछ ऊपर नीचे लिख भी दिया तो। बट फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को अपना CV भेज रहे हो, जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे तो क्या ऐसे ही फोन नीचे रख के क्लास में चालू रख के टाइप करके भेज दिया गया? नहीं, ढंग से देखेगा, ठीक है, वहां पे उसको शायद वही कोई सॉफ्टवेयर से चेक करेगा कि तेरा ग्रामर सही है कि नहीं, अपने फ्रेंड से रीड करवाएगा कि देख भाई मैं बराबर भेज रहा हूँ कि नहीं। बस वहां पे रिस्क तेरे को क्या लग रहा है ज्यादा, यू डोंट वांट टू बी जज कि भाई ये किस तरीके से लिख के भेजा है सामने वाले बंदे ने, देखो रिस्क ज्यादा लगा तो तुमने डिजाइनिंग में टाइम क्या डाला सा। बट अगर मेरे को लगा रिस्क ही नहीं है ज्यादा, तो डिजाइनिंग में डाला क्या? नहीं। अब ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर जेकेसी के डेटा, मतलब जेकेसी के डेटा मतलब फॉर स्टूडेंट, मेरे को रिस्क ज्यादा लगा ही नहीं था। याद करो मेरे को क्या था, ERP सिस्टम मेरे को क्या लगा था, स्टॉक, मैं सीधा भेज देगा, दिस इज द अमाउंट ड्यू बाय यू, प्लीज कंफर्म वेदर द बैलेंस इज करेक्ट और इनकम। बस मेरे को कोई रिस्क ही नहीं लग रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे बहुत रिस्की चीज है, तो मैं वहां पे क्या करेगा, उसको बोलेगा प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द अमाउंट एज पर यू, चाहिए तो हमारा लेजर अकाउंट उसको अटैच करके भेज देगा, या उसके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स खेलेगा, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, उसको बोलेगा कि तेरा पूरा डिटेल लेजर मेरे को भेज दे। तो मैं ROMMS कितना है उसके बेसिस के ऊपर मैं एफर्ट्स डालूंगा डिजाइन के ऊपर। तो पहले मैंने ए से क्या बोला, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, असर्शन। एम से हम लोग क्या देखेंगे, लेआउट। ए से हम क्या देखेंगे, एबिलिटी एंड, आर से हम क्या देखेंगे, अवेयरनेस। एम से मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन पेपर फॉर्म में होगा तो हमारा तरीका क्या हो जाएगा, अलग, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो तरीका अलग, अदर मीडियम में होगा तो तरीका अलग। तो पेपर फॉर्म में तो सब लिखना पड़ेगा, टू अनुराधा सब्जेक्ट XYZ। ईमेल होगा तो लिखने का तरीका अलग, वहां पे जो सॉफ्टवेयर है उसका तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट में देख रहा हूँ मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन के, तो अगर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, मतलब श्याम मना कर रहा है कि अनुराधा को कंफर्मेशन नहीं भेजने का, तो हमने टू अनुराधा फ्रॉम श्याम करने के बदले टू अनुराधा फ्रॉम राजू कर दिया। अब सामने वाला बंदा विलिंग होने वाला नहीं है टू रिप्लाई, बिकॉज वो तुमको पहचानता नहीं है। मतलब जेके के ऑडिटर ने तुमको डायरेक्टली लेटर भेजा, तो तुम क्या बोलोगे, भाई तेरे को क्या लेना देना मेरे और जेकेसी के बीच में, क्या, यू मे नॉट बी विलिंग टू रिप्लाई। बट जेकेसी का अगर तुम्हें लेटर आता है कि मेरे ऑडिटर को बताओ कितना पैसा बाकी है, तो यू मे बी विलिंग टू रिप्लाई। तो हम लास्ट में देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है कि मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन नहीं है। तो डिजाइन करते वक्त हमको क्या देखना है, अल्लाह। लास्ट टाइम ए से क्या बोला अपन ने, assertion। एल से अपन ने क्या बोला, लेआउट। ए से अपन ने क्या बोला, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। आर से बोला ROMMS। M1 से मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और M2 से क्या जाएगा, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ठीक है, पक्का जल्दी से पहले छाप लो ये जो एग्जांपल लिखने। चलो। तो क्या बोला वापस अपन ने, ए से क्या बोला अपन ने, assertion। एल से क्या बोला अपन ने, लेआउट। ए से क्या जाएगा, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। आर से ROMMS, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। अब देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है,
बहुत सिंपल है। पहले मैं डिसाइड करूंगा कौन सी इंफॉर्मेशन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। सी इंफॉर्मेशन मतलब मैं बिल्स पैट में से कोई भी चीज को क्या करना चाह सकता हूँ, कंफर्म। मतलब मैं बैंक बैलेंस कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं इन्वेंट्री कंफर्म करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट परचेज, लोन, स्टॉक हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। तो पहले मैं डिसाइड करूंगा मैं कंफर्म क्या करना चाहता हूँ। मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो मैं क्या करना चाहता हूँ, अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहता हूँ। अब मैं डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी को मेरे को भेजने का है। अब मेरे पास एक ही डेटर नहीं भाई, बहुत डेटर है, मैं हर एक डेटर को तो नहीं भेजना चाहूंगा। आई विल सिलेक्ट कि कौन सी पार्टी को मेरे को क्या भेजने का है, कंफर्मेशन। फिर उसके बाद में डिसाइड करेगा, जब डिसाइड करेगा मैं क्या ध्यान में रखेगा, अलार्म क्या होता है, अलार्म ए से असर्शन, एल से लेआउट, ए से अबिलिटी एंड विलिंगनेस, आर से आरओएमएमएस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। लास्ट में सामने वाले को कंफर्मेशन भेज देगा। उसका टाइम पे रिप्लाई नहीं आया तो मेरे से फॉलो अप करेगा। क्या करेगा, फॉलो अप इज नथिंग बट व्हाट, रिमाइंडर। या फॉलो अप इज नथिंग बट व्हाट, रिमाइंडर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल तुमने मेरे को बोला था कि भाई फॉर एग्जांपल सर नेक्स्ट लेक्चर में हमको ये फॉर एग्जांपल नोट्स दे दो। अब मैंने दे दी तो तुम वापस मेरे को क्या करोगे, मैसेज करके क्या करोगे, रिमाइंड कि सर आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में नोट्स दोगे। तो फॉलो नथिंग बट रिमाइंडर। तो मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हैं। सेकेंड मैंने क्या सिलेक्ट किया, अप्रोप्रिएट फाइल। तीसरा मैंने क्या डिजाइन किया है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और आखिर में मैंने क्या सेंड कर दिया, फॉलो रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट। एज अंडरस्टूड दिस, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नेक्स्ट, फैक्ट क्रिएटिंग डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मतलब मेरे को कंफर्मेशन मिला पर मेरे को कंफर्मेशन के ऊपर भरोसा हो रहा नहीं है। कब नहीं होगा, जब मैनेजमेंट है ना बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है। क्या मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, दखलंदाजी, इंटरवीन कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट मेरे को बार बार आके पूछ के आ रहा है, राजू, मतलब शाम बार बार राजू को पूछ रहा है, बता ना अनुराधा ने क्या रिप्लाई दी। अब अपने को क्या लगेगा, श्याम क्यों बार बार अपने को पूछ रहा है कि अनुराधा ने क्या रिप्लाई दी, उसी का डेटा है, उसको 40 लाख लेना है तो ये रिप्लाई से क्यों इतना लेगा। हुआ क्या है, अनुराधा के पास से 40 लाख लेना ही, 36 लाख रुपया ले। लास्ट ईयर हम लोग ने अनुराधा को 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, पर हमने हमारे बुक्स में इसको 40 लाख रिकॉर्ड किया, जस्ट सो दैट मेरा सेल्स क्या हो जाए, इन्फ्लेट, और असेट भी क्या हो जाए, इन्फ्लेट। सिर्फ अनुराधा ने, ऐसे हमारे पास और 10 लोग थे जिनका मैंने क्या किया हुआ था, 10% का डिस्काउंट रिकॉर्ड किया हुआ नहीं। पर सैंपलिंग में फिलहाल वो 10 में से सिर्फ किसका नाम आया, अनुराधा। और ऑडिटर ने सिर्फ किसको कंफर्मेशन भेजा, अनुराधा। अब श्याम अनुराधा को जाके क्या बोल रहा है कि अनुराधा देख पाए, देखो सिर्फ कितना देने का, 36 लाख। मैं 36 भी नहीं, मैं देखो 6 लाख का और डिस्काउंट दिया तो मेरे को 30 लाख है। पर मेरे ऑडिटर को रिप्लाई में ये लिखते कि देखो कितना देना बाकी है, 40। क्योंकि श्याम को क्या डर है कि अगर अनुराधा मना करेगी तो शायद ऑडिटर का सैंपल साइज बढ़ा देगा, शायद और दूसरे डेटा को भेजेगा, और दूसरे डेटा को भेजने में बाकी के जो 9 डेटास है ना वो भी शायद पकड़े जाएंगे। अगर अनुराधा रिप्लाई कर देती कि अमाउंट सही है तो उससे लगेगी कि भाई जो सबका डल गया। तो अनुराधा को कन्विंस कर रहा है कि लिख देंगे 40 लाख सही है। अनुराधा बोलती है नहीं मैं कुछ गलत काम नहीं करती, मैं लोगों को गलत स्कीम देती नहीं हूँ। तो यहाँ पे अनुराधा बोली भाई मैं ऐसा नहीं करूँ। श्याम जैसे तैसे तो भाई जाके रो रो के कन्विंस किया कि प्लीज एक बार के लिए लिख। अनुराधा बोली ठीक है। पर घर पे आके शाम को अंदर से ऐसा लगता हो मिला है कि अनुराधा ने क्या लिखा हो, 40 लाख लिखा होगा कि 36 लाख लिखा होगा। इसको बार बार जाके इसको पूछ रहे राजू को कि बता ना अनुराधा रिप्लाई में क्या दिया। तो जब मैनेजमेंट इतना इंटरवीन, इतनी दखल अंदाजी कर रहा है, हमें क्या लगता है कि उसने रिप्लाई किया पर इस रिप्लाई के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है। तो सबसे पहले एम से क्या आ गया, मैनेजमेंट इंटरवेंशन। क्या आ गया एम से। अब हमने सामने वाले को भेजा था, यूजुअली कौन साइन करके देता है, अकाउंट्स मैनेजर या का सीएफओ। या कौन साइन करके देता है, सीएफओ। अब सीएफओ के बदले किसी और ने हमको साइन करके दे दिया, हमें लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड में समझो भाई यहाँ पर दिशा क्या थी, सीएफओ। अब दिशा का क्या आना चाहिए था, अब दिशा किसी जूनियर का है, जो उनके सीएमओ का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, डेबिट क्रेडिट नहीं आता, वो मेरे को क्या बताएगा कि अमाउंट सही है कि नहीं। तो अनऑथराइज्ड पर्सन इज रिप्लाई। मेरे को क्या लग रहा है कि हुआ क्या रहेगा, श्याम ने क्या किया रहेगा, वहां पे उस कंपनी के जो सीएम
है या दिशा के नीचे जो काम कर वाले हैं उसको रिश्वत खिला रही है। क्या बोला रहेगा, दिशा के पास है जाए कंफर्मेशन, उसके पहले तुम ही क्या कर देना, वहां पे रिप्लाई करके भेज देना कि अमाउंट क्या है, सही है। ठीक है, उसको अनुराधा पे भरोसा नहीं था, उसको क्या लग रहा था अनुराधा तो लिख देगी 36 लाख, तो उसने अनुराधा के जूनियर को पकड़ा या तो उसके डायरेक्टर को पकड़ा कि तू ही वहां पे रिप्लाई करके भेज देना। बट वर द अदर पीपल ऑथराइज टू रिप्लाई, नहीं, हु वाज ऑथराइज टू रिप्लाई, अनुराधा। तो यहाँ पे किसी अनऑथराइज बंदे ने भेजा, मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है। सीजेन्यून भी हो सकता है, अनुराधा वॉज नॉट इन इंडिया, अनुराधा यहाँ पे नहीं थी, अपन ने बोला चाइना घूमने गई थी, तो अनुराधा ही ने अपने दूसरे डायरेक्टर को बोल दिया कि भाई उसकी ऑडिट के लिए जरूरी है, तू साइन करके भेज दे, मैं फिलहाल साइन करके भेज सकती नहीं। इट कैन बी, बट एक बार के लिए मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया कि अनऑथराइज बंदे ने क्यों रिप्लाई। डी से डिलेड रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल पंकज लेटर से बाइक चला रहा था, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, सिग्नल भी नहीं तोड़ा, अचानक पांडु है, पांडु ने आके उसको बोला ये इकडे साइड में देखिए, और उतर के उसको क्या मांगा, लाइसेंस दे। अब जैसे ही लाइसेंस मांगा तो भाई पंकज उसको पूछने लगा कि क्यों लाइसेंस मांग रहे हो, मैंने तो सिग्नल भी नहीं तोड़ा, हेलमेट भी पहना है। अब पंकज के पास है ना पीयूसी नहीं था, इसलिए ना वो बहाने बना रहा था कि क्यों पकड़ रहे हो, काय झाला साहेब, जाऊ दिया, लाइसेंस आहे माझे, ठीक है, हेलमेट भी टाकला नहीं। तो वहां पे ना पंकज डिले कर रहा है कि भाई मैं लाइसेंस हाथ में ना दूं, क्योंकि पांडु लोग का आदत कैसा है, जैसे लाइसेंस दिया वो लोग हाथ में खींचते थे, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट अटक गया तो भाई अपने को भाई पैसा मांगेंगे। तो यहाँ पे वो लाइसेंस देने में डिले कर रहा है, जैसे लाइसेंस देने में डिले कर रहा है ना, पांडु को समझ गया इसका या तो पीयूसी पेंडिंग है या तो इंश्योरेंस पेंडिंग है। तो आजकल उन लोगों की सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आता है, फिर तेरा सिर्फ गाड़ी का नंबर डालेगा, उसको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल जाएगा। तो जैसे इसने लाइसेंस देने में डिले किया, ये इंडस्ट्री कुछ तो भी कर, अगर समझो उसके पास सब कुछ होता तो पंकज क्या करता, ताऊ में उसको लाइसेंस देता कि लो लाइसेंस क्यों पकड़ रहे हो, सब कुछ है ना भाई, ना सिग्नल तोड़ा, हेलमेट पहना, मेरे को लेट हो रहा है जाने का है, 2 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ तो अभी मेरे को फटाफट जाने दो। तो यहाँ पे अगर वो टाइम पे दे देता तो इन दिस पर्टिकुलर केस उससे शक होने वाला नहीं। और जैसे ही डिले किया हमें क्या हो रहा है शक। तो ऑडिट में भी अनुराधा के पास से रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने 3 बार फॉलोअप भेजा तब जाके रिप्लाई आया। जब चौथी बार आया ना, मेरे को मन में क्या शक हो, अनुराधा नहीं लिखना चाहती थी, वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए ना वो इग्नोर कर दी। फाइनली इतनी बार रिक्वेस्ट भेजने पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने झूठा मोटा रिप्लाई मेरे को भेज दिया होगा। तो यहाँ पे जब भी मेरे को डिलेड रिस्पॉन्स आएगा वो समझ जाएगा कुछ तो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, अरे भाई तेरा बैलेंस 36 लाख है तो तेरा लेजर अटैच करना, तू मेरे को बताना हमारी गड़बड़ किधर है, आधे आधे इन्फॉर्मेशन से मैं तेरे ऊपर कैसे भरोसा करूं, मेरे को रिलायबल नहीं लग रहा है, तूने सिर्फ बोल दिया ना इधर बैलेंस इज इनकरेक्ट, बैलेंस इज 36 लाख। अब मैं कैसे भरोसा करूं कि मेरा क्लाइंट सही है कि तू सही। अरे तेरे पूरा इन्फॉर्मेशन बेचती तो प्रूव होता मेरा क्लाइंट गलत है, तू आधी आधी इन्फॉर्मेशन दे तो मेरे को तेरे रिप्लाई के ऊपर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि तुझे साथ में कोई एविडेंस अटैच करके मेरे को दिया हुआ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तेरा जो 36 लाख का बैलेंस है वो सही है कि नहीं है। आखिर में मेरे को जो थर्ड पार्टी है, तो जो सामने वाला पार्टी है, मेरे से विजय माल्या, उसको मैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, मेरे को उसकी नियत के ऊपर ही भरोसा है, मेरे को लग रहा है जो भी होगा वो झूठ ही बोलेगा। तो सामने वाले की नियत के ऊपर ही शक है, तो भले मेरे को कंफर्मेशन मिला है, मेरे को उसके ऊपर रिलायबल लग रहा है। तो कौन से केसेस में मेरे को रिलायबिलिटी के ऊपर शक आएगा, जब वहां पे क्या होगा खुद कौन होता है, M से क्या बोला अपन ने, मैनेजमेंट इंटरवेंशन। यू से क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड कंफर्मेशन। डी से डिलेड रिस्पांस। आई से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द थर्ड पार्टी एंड डाउट ओवर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द। Has everyone understood this? पक्का, ठीक है ना, नीचे आ जाओ, रिस्पॉन्सेस दिख रहा है, उसको सिंपल तरीके से समझते फिर ऊपर का पैराग्राफ तुम्हारे लिए एकदम रद्दी हो जाएगा। अब सामने वाले का रिप्लाई है, 4 केसेस हो जाते हैं, पहला उसने एग्री किया, दूसरा उसने एग्री किया, तो पहला वाला देखो और आखिरी वाला देखो। अब मेरे को सही मिल गया कि भाई बैलेंस क्या है, सही, डिसएग्री किया, एक्सेप्शन दिया, अनुराधा ने बोला नहीं 40 लाख नहीं 36 लाख है, तो अब मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये गड़बड़ क्यों है, अनुराधा गलत है, क्लाइंट गलत है, प्रॉब्लम है, मैं इसे करूंगा इन्वेस्टिगेट वापिस। या तो क्या किया, अग्री, या तो क्या किया, डिसएग्री। अग्री किया तो आंख बंद करके भरोसा हो गया, मेरे को बोला साई। वट डिसएग्री किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट। दूसरा, मेरे को रिस्पॉन्स आया पर अनरिलायबल लगा, रिस्पॉन्स आया
क्या लगा, अनरिलायबल। मत अब ना वहां पे कुछ पढ़ो मत, ट्राई करो, मेरे को रिप्लाई आया अनरिलायबल लगा। अनरिलायबल कब लगता है, उदित की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, कौन सी प्रोसीजर लगाऊंगा, ऑल्टरनेटिव के एडिशनल। क्या लगाऊंगा मैं, ऑल्टरनेटिव के एडिशनल। एडिशनल क्यों, क्या मैंने 505 लगा, क्या मैंने कंफर्मेशन भेजा, क्या रिप्लाई भी आया, तो 505 तो लगा। तो जब स्टैंडर्ड लगा, बट मेरे को भरोसा हो रहा नहीं है, मुझे और एविडेंस चाहिए, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एडिशनल। तो ये लोग बोलते हैं परफॉर्म फर्दर ऑडिट, आई मीन यू नीड फर्दर ऑडिट एविडेंस। तो फर्दर ऑडिट एविडेंस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। बट सामने वाले ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे को बताओ, क्या मेरा 505 अप्लाई हुआ, मैंने कंफर्मेशन भेजा, क्या कोई रिप्लाई आया, क्या नॉन रिस्पॉन्स, तो 505 अप्लाई नहीं हुआ। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, एडिशनल के ऑल्टरनेटिव। तो अब मेरे को क्या लगा देनी पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या समझा वो, देखो तो वेरी सिंपल। चार रिस्पॉन्स आया, तो या तो क्या किया उसने, अग्री, या तो क्या किया, डिसएग्री। अग्री किया तो मेरे को क्या मिल गया, साइन। डिसएग्री किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट। चलो, उसके पास से रिप्लाई आया, मेरे को रिलायबल नहीं लगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर, मतलब आई नीड फर्दर एविडेंस। बट उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई दिस केस 505 लगा ही नहीं, मेरे को कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा के क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या ये समझा। ये समझ लिया तो ऊपर के दोनों पैराग्राफ तुम्हारे लिए आसान हो गए। Evaluating the evidence obtained. When evaluating the evidence obtained, external confirmation request, the auditor may categorize such results as follows. तो जो रिप्लाई आएगा उसको मैं चार हिस्सों में बांटूंगा। जो नीचे चार पड़ेगा, अग्रीमेंट, लास्ट वाला क्या था, एक्सेप्शन, फिर अनरिलायबल, और क्या है, नॉन रिस्पॉन्स। तो मैं किसके कैटेगरी में बांटेगा, चार। तो मेरे को जो भी आया इवेल्युएट करना, मतलब उसको कितने हिस्से में बांटेगा, चार कैटेगरी। अब रिजल्ट्स, if the auditor identifies that factor give rise to the doubts over the reliability of the response to a confirmation, मतलब यहाँ पे मेरे को किसके ऊपर शक हो रहा है, रिलायबिलिटी के ऊपर। मतलब मेरे को ये क्या लग रहा है, अनरिलायबल। क्या लग रहा है मेरे को ये, अनरिलायबल। हमने अभी पढ़ा, अगर अनरिलायबल है तो मेरे को क्या क्या चाहिए रहेगा, और एविडेंस। मेरे को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। So if the auditor determines that the confirmation request is not reliable, auditor shall evaluate the implications on ROMMS, including the risk of fraud and on the NT. क्यों NT, क्योंकि मेरे को एडिशनल प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, तो NT क्या हो जाएगी, चेंज। तो अगर मेरे को लग रहा है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, मेरा ROMMS चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ROMMS चेंज। ROMMS चेंज हुआ तो मेरा NT भी क्या हो जाएगा, चेंज। इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव, हम ऑलरेडी नीचे पढ़े। ऑडिटर शुड इन्वेस्टिगेट वेदर और नॉट मिसस्टेटमेंट्स they are not indicative of what misstatements. If the auditor has determined, जानदार चंदा में बनाओ इसके ऊपर। If the auditor has determined कि मेरे को पॉजिटिव कंफर्मेशन चाहिए, मतलब एक पास कोई एविडेंस स्ट्रॉन्ग है ना, थर्ड के पास यहाँ पे से वहां तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सिचुएशन चल रहे हैं, या कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी रीजन की वजह से मैं वहां पे नहीं जा रहा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सामने वाला मेरे को क्या दे, कंफर्मेशन। अब मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन, बस इस बार मेरे को नेगेटिव चलना नहीं है, मेरे को परसुएसिव एविडेंस। बट अब सामने वाले मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मेरे को अपना ओपिनियन क्या कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास साइन नहीं है। मैटर मटेरियल एंड परमिसिव रहा तो डिस्क्लेमर, मैटर मटेरियल बट नॉट परमिसिव रहा दैट इज वर्क। So if the auditor has determined that a response to a positive confirmation request is necessary to obtain site, alternative audit procedures will not provide the evidence the auditor requires. If the auditor does not obtain such confirmation, auditor should determine the implications for the audit and the auditor's opinion. क्या समझा आपकी को ये, तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। दूसरा क्या हो गया, इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। As everyone understood, इसके साथ हमारा पूरा 505 क्या होता है, और इसका क्वेश्चन बैंक इज फैबुलस।
इंटर टॉपिक था पढ़ने के लिए, में बहुत सुपर क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो अपन इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ थोड़ा सा तुम इनसे इसको क्या करेंगे आप रिवाइज, तुम देखोगे ना क्वेश्चन बैंक में बाकी के पहले 210 में क्या था, सीधा रेफर प्री कंडीशन, और वहां पे देखो आंसर भी मैंने छाप दिए, केस में से लोगों ने तुम्हारा पूछा हुआ है, यू आंसर हाउ केस में से। तो क्वेश्चन बैंक 505 फाइनल लेवल का ढंग का उन्होंने बनाया हुआ है। तो हमें एक बार अपन वापस पूरा एक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बोला, व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ऑडिट एविडेंस obtained as a written response to the auditor from a third party in paper form, electronic or any other medium. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, सिचुएशंस वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। क्या बोला अपन ने, ब्रिंग्स बैक। बी से क्या बोला अपन ने, बैंक बैलेंस। आई से इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन। एल से लोन फ्रॉम लेंडर, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन, स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, property title deeds held by the third party, account balance and of agreement with the third party. पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब सामने वाला बंदा अग्री करे या डिसएग्री करे, रिप्लाई करेगा। वहां पे पॉजिटिव कंफर्मेशन में वो सामने वाला रिप्लाई करेगा इन ऑल केसेस, या तो इंडिकेटिंग अग्रीमेंट या तो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ज्यादा रिलायबल एविडेंस, वहां पे एक रिस्क है कि सामने वाला वेरीफाई किए बिना रिप्लाई करेगा, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, उसके के साथ फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे तो ये अमाउंट है। पर ये ब्लैंक कंफर्मेशन का रिस्क है कि रिस्पांस रेट क्या हो जाएगा। नेगेटिव मतलब सामने वाला डिसएग्री करे तो ही रिप्लाई करे, ये कंपैरेटिवली लेस परसुएसिव है, इसलिए इसको सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर मतलब अकेले सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन हम यूज करेंगे अनलेस वहां पे साला हो। साला मतलब स्मॉल होमोजेनियस बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, ए से असेस लेवल ऑफ आरओएम इज कवर्ड, else there is a very low exception rate expected and auditor को नहीं लगा है कि respondent will disregard the request। नॉन रिस्पॉन्स मतलब पॉजिटिव में या तो रिप्लाई नहीं आया, या तो अधूरा रिप्लाई आया, या तो अनडिलीवर्ड। नेगेटिव में वहां पे या तो क्या नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, या तो क्या है, अनडिलीवर्ड। रिस्पॉन्स ना आने को हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि वही तो डीम रिप्लाई है उसका। एक्सेप्शन मतलब सामने वाला बंदा क्या बता इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस। मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है तो हम मैनेजमेंट से क्या लेंगे, 5 पाई का हिस्सा। बी से हम परफॉर्म क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स to obtain relevant and reliable audit evidence. Inquire the reasons for the management's refusal on the auditor's assessment of ROMS, including the risk of fraud. फिर उसके बाद मेरे को उनके रीजंस अनरीजनेबल लगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी सबूत नहीं मिला, आई विल कम्युनिकेट विद टीसीपीजी एंड उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो ओपिनियन क्या करो। अगर मैनेजमेंट अगर कंफर्मेशन हमें भेजना है तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। असम्पशंस, एल से क्या होएगा, लेआउट, ए से अबिलिटी, आर से आरओएमएमएस, एम से मोड ऑफ कम्युनिकेशन और एम से मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। अब मेरा प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं इंफॉर्मेशन डिसाइड करूंगा, उसके बेसिस के ऊपर मैं एक पार्टी सेलेक्ट करूंगा, डिजाइन करते वक्त अलार्म का ध्यान रखूंगा, रिक्वेस्ट भेज दूंगा, रिप्लाई तो फॉलो। मेरे को यूजुअली शक कब होगा, जब वहां पे क्या होगा, मुझे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, अनऑथराइज्ड बंदा दे रहा है, लेट रिस्पांस है, आई से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, या तो मेरे को उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर शक। जब मेरे को इवैल्यूएट करना है तो इसको 4 में बांटो, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। अग्री मतलब मेरे को साइन मिला, डिसएग्रीमेंट को इन्वेस्टिगेट करना। अनरिलायबल लगा तो मेरे को फर्दर एविडेंस चाहिए, मतलब एडिशनल प्रोसीजर। अगर नॉन रिस्पॉन्स है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ तक पब्लिक को समझा। सो विद दिस वी आर डन विद 1505। अगले लेक्चर में तुम्हें क्या करके आना है, 210 का वीडियो देख के आना। अगले 10 दिन में एटलीस्ट कितनी बार देखना है, 3। तो बाय द टाइम यू कम ऑन वेडनेसडे एटलीस्ट 1 या 2 बार देख के आना 210 सी। जो भी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ईशा आल्सो मेंशन कैम फ्रॉम नवंबर 25। इज इट, डज इट मेक सेंस कि अभी से होना चाहिए? देखो अगर करना है तो पूरी शिद्दत से करना चाहिए, बस ये हमारी है ना कहीं पे होती है, काफी सारी चीजें तुम्हें इंटर की किया है। तो अगर तुमने ये 2-3 बार किया है, आगे जाओगे ना, ऑडिट है ना बहुत टाइम खाता है फॉर मेमोराइजिंग। अगर तुमने अभी ढंग से किया हुआ है, तुम कंसेप्ट से क्लोज हो, तो आगे जाके तुम्हारा टाइम है रिविजन का बहुत कम होता है। बट अगर ये नहीं किया ना तो क्या होगा, मतलब तुम इवेंचुअली वापस सारे रिकॉर्डेड वापस 2x में देखना चाहते हो, व्हिच वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा घर पे जाके 10-15 मिनट का एफर्ट्स डालो और 505 को पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करोगे। वापस आई रिपीटिंग, जो भी स्टैंडर्ड रिवाइज करते हो
दो लेवल्स पे होना चाहिए। स्टेज 1 जस्ट रीड, इवेल्युएट के तुम्हें कंसेप्ट याद है कि नहीं है, एंड उसके बाद अब टाइम बचा, सेकेंड स्टेप में तुम्हें उसे क्या करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। तो अगर टाइम है तो मेमोराइज करके आओ, बट टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक रीडिंग तो होना चाहिए जहां पे तुम सिर्फ क्या फोकस कर रहे हो, कंसेप्ट, बस कंसेप्ट में यहाँ पे आके तुम्हें डाउट पूछना। Thank you very much. With this, we put an end to this session. Have a nice day. Have a nice weekend with your buddies. See you all again the next Wednesday. Any doubts, anyone? Any doubts, anyone? Thank you very much. Bye.